सो गुड आफ्टरनून ऑल एंड वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं नर्सिंग के रिलेटेड जो एग्जाम्स हैं और उनके रिलेटेड जो यूनिवर्सिटीज हैं, ऑफ कोर्स प्रेजेंटेड बाय सनी कोचिंग क्लासेस। तो पहले हम कवर करते हैं हमारा जो मेन आपके पास है एम्स का। एम्स क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की, और इसमें एम्स में भी आप नर्सिंग कर सकते हो। इसमें मैं सारे जो पॉसिबल हैं वो आपको बता देती हूँ, और साथ में मैं आपको ये भी बता दूंगी कि इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, मतलब आपने क्या स्टडी किया हो। और ये भी देख लेंगे कि किसमें कौन, मतलब जेंडर बेसिस पे कि ओनली फीमेल्स कैन अप्लाई या फिर जेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है या सिर्फ गर्ल्स के लिए। काफी सारे नर्सिंग रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सिर्फ गर्ल्स के लिए होते हैं, पर कई में बॉयज भी अलाउड होते हैं, तो वो भी हम देख लेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या रहेगा सारे का, और फिर देख लेंगे कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, या कोई भी अगर ऐसा कोई पॉइंट है तो पहले नंबर पे हमारे पास है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, दैट इज एम्स। एम्स से भी आप नर्सिंग कर सकते हो। इसमें हमारे पास पहले नंबर पे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। तो अगर आप एम्स से अपनी नर्सिंग करना चाहते हो तो आपने अपनी 12th करी हो, या अगर आप कर भी रहे हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स से अगर आप नर्सिंग करना चाहते हो तो आपने अपने 12th करी हो, और उसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए इन एग्रीगेट एट लीस्ट, और उसमें आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश ये सब्जेक्ट्स पढ़े होने चाहिए। पर इसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं, और सिलेबस जो है वो आपको जो एंट्रेंस में पूछा जाएगा वो दोनों +1 एंड +2 दोनों में से ही होगा। और जो पैटर्न है वो कुछ इस हिसाब से है। इसमें आपको फिजिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के भी 30 आएंगे, बायोलॉजी के भी 30 आएंगे, और जीके के आपको 10 क्वेश्चन आएंगे। 120 मिनट्स मिल रहे हैं, मतलब 2 आवर्स मिल रहा है। सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये, और जितने भी क्वेश्चंस हैं हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होएगा। नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो ध्यान देना, जब भी नेगेटिव मार्किंग होती है तो आपने गेस तुक्का टाइप कुछ नहीं करना होता। नेक्स्ट हमारे पास है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, दैट इज MNS। MNS में भी हम नर्सिंग जो है वो कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आप अपने कंट्री के लिए कुछ करो और आप मेडिकल प्रोफेशन में भी रहना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन होती है, पर सिर्फ लड़कियों के लिए होती है क्योंकि ओनली फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। एलिजिबिलिटी जो है इसमें वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश है। या आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश अपने 12th तक पढ़े होने चाहिए, और 12th में आपके +2 में 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एटलीस्ट होने चाहिए। सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं फॉर MNS कोर्स, जिसमें आपको BSc नर्सिंग करवाई जाएगी MNS के अंडर। और पैटर्न क्या रहेगा इसका? पैटर्न बाकी एग्जाम से थोड़ा डिफरेंट होता है। हाउ? इसमें आपको साइंस आएगा, जनरल इंग्लिश आएंगी, और जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आते हैं। कैसे? जो साइंस है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में से वो पूछते हैं, ठीक है। और टोटल 50 क्वेश्चन है, मतलब 50 क्वेश्चन में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, सब है। और जनरल इंग्लिश के भी 50 है, इंटेलिजेंस के भी 50 है, और 1 क्वेश्चन 1 मार्क का है। नेगेटिव मार्किंग इसमें कोई नहीं है। मेजर एडवांटेज इसमें यही होता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रोसेस में यही है, पहले प्रोसेस में आपको ना एडमिशन प्रोसेस सबका हो जाए, फिर मैं इकट्ठे ही एक्सप्लेन कर दूंगी, एक बार मैं सारी स्लाइड्स अपनी कवर कर लूँ। फिर हमारे पास है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि चंडीगढ़ में है। इसमें आपको पास 12th करियो, और 12th में वही आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इंग्लिश भी पढ़ा हो साथ में। मिनिमम आपके मतलब इन एग्रीगेट एटलीस्ट 45% जो है वो होते हैं, और इसको हम जानते हैं GCET के नाम से, है ना, GMCH कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम बोल देते हैं GCET। इसमें हमारे पास टोटल 100 मार्क्स हैं, जिसमें 25 फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के भी 25 है, बायो के 50 हैं, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगेंस्ट ये आपके लिए काफी एडवांटेज वाला पॉइंट है कि कोई नहीं है। बट इसमें ये होता है कि जो मेजर सीट्स होती हैं 85% तक जो सीट्स हैं वो चंडीगढ़ की के लिए हैं, और जो जनरल के लिए 15% सीट्स हैं। स्टिल आपके पास कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी तो है ही। नेक्स्ट है हमारा PGI का।
PGIMER, that is Post Graduate Institute of Medical Education and Research, PGIMER. एलिजिबिलिटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश ये करा होना चाहिए अपने 12th में, और 50% मार्क्स एटलीस्ट इन एग्रीगेट होने चाहिए। सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं अगेन इस कोर्स में भी। सिलेबस में आपको दोनों +1 एंड +2 दोनों का ही पूछा जाएगा। पैटर्न में ऐसा है, फिजिक्स के 25 आएंगे, केमिस्ट्री के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, बायो के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश भी आनी है साथ में 15 क्वेश्चन, एंड जीके करंट अफेयर भी आने हैं उसके 10 क्वेश्चन। तो जनरली स्टूडेंट को यही नहीं पता होता कि इंग्लिश और जीके में से भी आना है, तो आ रहा है इंग्लिश के 15 है, जीके के 10 क्वेश्चन हैं। ये नोट वर्दी पॉइंट है, एंड हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 है पीजीआई के एंट्रेंस एग्जाम में। इसके अलावा जो आपके पास अदर अपॉर्चुनिटी है वो है पीपीएमटी, जिसकी आपको कब से वेट थी, पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। पीपीएमटी में जो एलिजिबिलिटी है वो है वही आपके 12th हो, 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो, मतलब मेडिकल स्ट्रीम हो, और इंग्लिश भी पढ़ी होते जनरली, और इसमें आपके 45% मार्क्स इन एग्रीगेट एटलीस्ट होने चाहिए। और ये जो मैंने जितने भी मार्क्स की बात करी है, हर बार मैंने जनरल के लिए बात करी है। ऑफ कोर्स जो रिजर्वेशन होती है उसके लिए कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है ना। रिजर्वेशन जो अलग अलग कैटेगरीज होती है उसके लिए अलग अलग रिलैक्सेशन जो है वो होता है। मेन पॉइंट इसमें ये है कि इसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, गवर्नमेंट भी आते हैं, प्राइवेट भी आते हैं, मैं लिस्ट आपको शो करूंगी कि कौन कौन से हैं। सिलेबस में आपको +1 एंड +2 का दोनों का पोर्शन आता है। पैटर्न में 200 टोटल क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछा जाता है, फिर जीके और इंग्लिश का भी कुछ पोर्शन जो है वो आता है। वैसे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का ही मेन होता था, बट लास्ट ईयर इन्होंने जीके और इंग्लिश में से भी काफी क्वेश्चन जो है वो पूछे, तभी हमने पैटर्न में यहाँ पे ऐड कर दिया। बट हमें सिलेबस में सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ही मेंशन था लास्ट ईयर के प्रोस्पेक्टस में, तो उसी के अकॉर्डिंगली ये डाटा हमने अरेंज किया है। नेक्स्ट, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है सीट्स का। जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं जो बीएससी नर्सिंग करवाते हैं, 2021 सेशन में ये हमें लिस्ट आई थी, तो उसी को मैंने यहाँ पे फिलहाल लिया, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग अमृतसर है, जिसमें आपके पास 50 हैं टोटल इनटेक में और सीट्स, और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग पटियाला है जिसमें 50 हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग फरीदकोट इसमें 70 हैं, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेस डिस्ट्रिक्ट इसमें हमारे पास हैं 50, IUN रीजनल सेंटर गोंदवाल साहिब इसमें है 40, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग अपोजिट सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल जलालाबाद डिस्ट्रिक्ट फाजिलका इसमें है 40। ये वो कॉलेजेस हैं जो बहुत ज्यादा डिमांड में होते हैं। जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं पीपीएमटी, ये पीपीएमटी के अंडर जो कॉलेजेस है ना, गवर्नमेंट कॉलेजेस, ये वो है। जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं पीपीएमटी, उनकी चॉइस इनमें से ही कोई कॉलेज पहले नंबर पे होता है, क्योंकि प्रोसीजर क्या होता है इन जनरल वो यही है। पहले आपको एंट्रेंस टेस्ट के फॉर्म्स रिलीज किए जाते हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, आप वो फिल करते हो, फिर आपका एडमिट कार्ड आता है, आप वो डाउनलोड करते हो, फिर एग्जाम डेट होती है, आप उस दिन जाके एग्जाम देते हो, फिर रिजल्ट आ जाता है ना। फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लेनी है, फिर आप उनके कांटेक्ट में रहते हो। जैसे जैसे वो कॉलेज वाले अपलोड करते हैं कि इस डेट को है एग्जाम, एग्जाम तो हो गया, इस डेट से काउंसलिंग शुरू है, एडमिशन शुरू है, या यहाँ हमने इस टाइम पे वेरिफिकेशन करनी है डॉक्यूमेंट्स की, फिर आप उन्हीं के कॉलेजेस के हिसाब से ही चलते हो। जैसे पीपीएमटी में क्या होता है, जैसे ये फिल होता है तो ये फर्स्ट काउंसलिंग का अपना पोर्टल ओपन करते हैं। फर्स्ट काउंसलिंग में ये पूछ लेते हैं कि आपके कॉलेज की प्रेफरेंस बता दो, है ना। तो हर एक को मार्क्स तो अपने पता ही होते हैं स्टूडेंट को, क्योंकि रिजल्ट तो आ ही चुका है, फिर ही वो काउंसलिंग का अपना ओपन करते हैं, और उसमें आपको प्रेफरेंस पूछ जाते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज फिल कर दो, सेकंड का फिल कर दो, थर्ड का फिल कर दो। और वो स्टूडेंट्स जनरली जो फर्स्ट कॉलेज प्रेफर करते हैं ना, वो इन 6 में से कोई एक होता है, प्योरली क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं इसके अंडर, में दिखा दूंगी बाद में आपको कि लिस्ट में कौन कौन से हैं, बट ये वो 6 कॉलेज है जो बिल्कुल गवर्नमेंट है। बाकी कॉलेजेस जो मैं लिस्ट दिखाऊंगी वो प्राइवेट है, उसमें गवर्नमेंट की कुछ सीट्स हैं, ये पूरे के पूरे गवर्नमेंट है, और सीट्स तो देखो कितनी ज्यादा है।
राइट। तो ये वो है जो ज्यादातर प्रेफर करने वाले होते हैं। वो होता है फिर बच्चे की लोकेशन के हिसाब से कि वो कहाँ पे रह रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपना प्रेफर कर लेते हैं कि हाँ मेरे नजदीक ये है और ये गवर्नमेंट भी है और सही है मेरे, मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ, तो वो वहां पे अप्लाई कर देता है और वहीं पे अपना शुरू कर लेता है अगला प्रोसीजर। ठीक है, तो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल गुड लक। यहाँ पर हमारा सेशन ऑफ कोर्स एंड नहीं होता, हम अभी और भी काफी कुछ जानेंगे। एक ये लिस्ट है जिसकी मैं बात कर रही थी, ये वही 6 कॉलेजेस हैं जिसकी मैंने बात करी कि ये 6 कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट वाले जिसमें आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। ये मैंने टोटल बताई हैं आपको सीट, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे कि कैसे कैसे है। एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए 3 है, ओपन के लिए 28 है, एससी के लिए 12 है, बीसी के लिए ये इतनी है, बैक एरिया या सो सबके अकॉर्डिंगली है। फिर वो हर एक कॉलेज का डिफरेंट है। ठीक है, तो ये 6 जो कॉलेज है उसमें या यूनिवर्सिटीज जहां पर भी ये करवा रहे हैं नर्सिंग, जो भी इंस्टीट्यूट आते हैं, और उनकी सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर अब ये वो कॉलेज है जो कि है तो प्राइवेट, बीएससी नर्सिंग करवाते हैं, अंडर पीपीएमटी करवाते हैं, बट ये जो है ना हमारे पास, ये वो है जिसमें कोई ना कोई हमारे पास गवर्नमेंट सीट है। ठीक है, जैसे कि अगर हम पहला ही देखें, आदर्श कॉलेज ऑफ नर्सिंग पटियाला, ये एक प्राइवेट कॉलेज है ना, बट इसमें टोटल 60 सीट्स हैं। इसमें जो गवर्नमेंट सीट्स है ना, जो आप पीपीएमटी में आपका रैंक अच्छा है, आप गवर्नमेंट सीट के अंडर अप्लाई करते हो इस कॉलेज में, वो 30 सीट्स है, तो लगभग इक्वल है। 30 गवर्नमेंट है, 30 मैनेजमेंट है। और ये जो मैनेजमेंट की फीस होती है ना जनरली, ये आपकी गवर्नमेंट फीस के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हाई होती है, तभी आपने गवर्नमेंट वाले में जाना होता है ना कि मैनेजमेंट वाले में। तो पहले आपने एग्जाम क्वालिफाई किया, लेट्स सपोज पीपीएमटी, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स का टारगेट होता है, पीपीएमटी और पीजीआई, ज्यादातर ये 2 एग्जाम की टारगेट होती है। उसमें से भी ज्यादातर का पीपीएमटी होता है, पीजीआई भी सेकंड नंबर पे होता है, यहाँ वो डिपेंड करता है स्टूडेंट की चॉइस के अकॉर्डिंगली। फिर पीपीएमटी में जैसे क्वालिफाई कर लिया, फिर उसको मार्क्स पता चल जाते हैं। फिर उसको पता चल जाता है कि उसके मार्क्स के अकॉर्डिंगली उसे कौन सा मिल सकता है। जैसे आप में से जो हमें ज्वाइन करते हैं ना, हम अपने स्टूडेंट्स को मार्क्स पता चल गए, हम फिर उन्हें बता देते हैं कि आपको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंगली ये कॉलेजेस हैं 4-5 3-4 जिसमें आपको मिल सकता है। अब आप इन्हीं में से फर्स्ट सेकंड थर्ड फिल कर लो, क्योंकि जो आप 3 अपनी प्रेफरेंस में फिल करोगे ना, आपको कॉलेज मिलेगा उन्हीं में से एक। ये नहीं है कि आपने 3 तो बिल्कुल टॉप वाले फिल कर लिए, बट आपका मार्क्स तो पीछे वाले हैं और आपने वो फिल ही नहीं किए कि क्यों, ये तो 3 अच्छे वाले हैं। अगर फिल ना किए, उस पर सीट भी नहीं मिलनी फिर, चाहे जैसे ये कॉलेजेस हैं प्राइवेट कॉलेजेस, बट गवर्नमेंट सीट्स तो हैं ही। अगर आपको 6 गवर्नमेंट वाले नहीं मिल रहे, तो आप सेकंड चॉइस इन्हें तो डाल सकते हो। उन 6 गवर्नमेंट में से अपने नियर अबाउट जो आता है वो एक फिल करो सिर्फ, क्योंकि गवर्नमेंट में पता है कंपटीशन बहुत ज्यादा होना है। मतलब बिल्कुल अगर टॉप रैंक्स है ना आपके, तो आप उनमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड फिल करो। अगर टॉप रैंक नहीं है, थोड़ा पीछे है, तो गवर्नमेंट एक ही फिल करो, बाकी के 2 प्राइवेट फिल करो जिसमें गवर्नमेंट सीट्स आती हैं। ये बात की अवेयरनेस बहुत कम है, एंड वही मेरा एम था कि मैं बता पाऊं। ठीक है, तो ये इसी हिसाब से ही है। ये एक दो नहीं है, ऐसे बहुत कॉलेज है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन है कि किसमें कितने प्राइवेट सीट्स हैं और कितनी गवर्नमेंट है, ऐसे ये भी लिस्ट है पूरी। तो ये वो अपने स्टूडेंट अपने हिसाब से देख लेते हैं कि उसके अंडर कौन से, इवन जो डीएमसी है लुधियाना में, वो भी इसी के अंदर आता है। ये देखो लिखा भी हुआ है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग डीएमसी, दिस वन। तो डीएमसी जो कॉलेज है वो भी नर्सिंग करवाता है और वो भी पीपीएमडी के अंदर आता है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं भी डीएमसी में, तो काफी अच्छे रिव्यूज भी हैं। ठीक है, तो उसमें भी हमारे पास गवर्नमेंट सीट्स हैं, तो आप गवर्नमेंट सीट्स के अंडर प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हो, और वो भी ठीक फीस पे। यही अगर आप सेम कॉलेज में ही मैनेजमेंट फीस के अंदर जाओगे ना, सीट में बहुत ज्यादा फीस लगती है, तो अच्छे मार्क्स ले लो। ये बताने का मीनिंग तो यही है ना कि आप डेडिकेशन के साथ पढ़ो, आप अच्छे मार्क्स लो। जितने अच्छे मार्क्स लोगे, उतना ही आपको चांसेस ब्राइट हो जाएंगे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल जाएगी। चलो गवर्नमेंट में भी नहीं मिली, प्राइवेट में मिल जाएगी, गवर्नमेंट सीट के अंदर मिल जाएगी, तो ऐसे भी होता है। ठीक है, चलो ऐसे ही बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली देख सकते हो। लिस्ट बहुत लंबी है, अकेला अकेला कॉलेज बोल के बताने में तो इसी में ही 2 दिन निकल जाएंगे। आपको जो सही लग रहा है आप अपने हिसाब से वो देख सकते हो। ठीक है, अलग अलग एरियाज में अलग अलग है, पटियाला में भी है ना, यहाँ भी है वहां भी है।
बस यही है हमारे पास। तो यही मेरा एम था कि मैं थोड़ा बता दूं कि कौन कौन से पॉसिबल है। ये तो 6 बिल्कुल गवर्नमेंट वाले हैं ना। यही ज्यादातर प्रेफरेंसेस होती हैं, या तो यूनिवर्सिटी होती है कैंपस, या फिर ये जो है पटियाला में रजिंद्रा वो होता है, या फिर फाजिलका में भी होता है, तो फरीदकोट में भी है। ये 6 के 6 बहुत अच्छे हैं, टॉप रेटेड है मेरे को। फिर अगर ये इसमें पता है कि हाँ नहीं मिल रही, हमारा मार्क्स इतने अच्छे नहीं है, तो फिर प्राइवेट में ले लो, बट वही वाले प्राइवेट में लो जिसमें गवर्नमेंट सीट्स हैं और हैं भी ज्यादा, और आपके नजदीक भी है, राइट। तो ये थोड़ा सा पैटर्न रह जाता है। तो ये सारा कुछ पीपीएमटी के अंडर वाले की हमने बात करी, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पता चल गया? नहीं 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 नहीं, आज जिन्होंने भी पूछा हुआ जसदेव कौर, देखो ये कह रहे हैं कि पीपीएमटी क्लियर करने के बाद यूनिवर्सिटी वाले अपने आप एडमिशन देंगे या कॉलेज? अगर देखो आपने, जब फिर रिजल्ट आ गया, आपको मार्क्स पता चल गए, मैंने वही बताया ना, मार्क्स जब पता चल गए तो आपको हिंट हो गया कि हाँ मेरे को इन कॉलेजेस में मिल सकती है ना। फिर वहां पे आपने प्रेफरेंस फिल करी, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस। फिर वो उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली बताते हैं कि जो ये स्टूडेंट है इसके लिए अलॉटेड कॉलेज ये वाला है। वो कॉलेज अलॉट की लिस्ट फिर आपको पोर्टल पे, उसी पे पोर्टल पे शो करते हैं। पहले रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग के लिए पोर्टल ओपन हो गया कि आप जो कॉलेज सिलेक्ट करना चाहते हो आप कर लो। ये जब पोर्टल ओपन हो गया, ये एक डेट होगी ना, उस डेट के बाद ये क्लोज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लिस्ट आएगी, वो जो लिस्ट आएगी उसमें आपको बताया जाएगा कि ये स्टूडेंट के लिए ये कॉलेज अलॉट हुआ, क्योंकि जो आपने 3 फिल करे हैं उन्हीं में से एक है ना, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंगली अगर उसमें मिल सकती होगी आपको, तो वो स्टूडेंट के नाम के साथ वो लिस्ट आ जाती है कि इसको ये कॉलेज अलॉट हुआ, इसको ये हुआ, इसको ये हुआ। अगर स्टूडेंट को वो नहीं पसंद तो चुप करके बैठे रहो, सेकंड काउंसलिंग होएगी, उसमें तीन आपको कॉलेजेस आप फिर फिल कर सकते हो, आप फिर फिल कर देना। फिर उसमें भी सेम ऐसे ही है। फिर मान लो कि आपका नाम आ गया फर्स्ट काउंसलिंग में ही, आपको जैसे ये कॉलेज में लेना था वो हो गया, फिर आप इस कॉलेज के उसमें रहोगे लिंक में। फिर उसमें आपको बता देंगे कि ये कॉलेज में काउंसलिंग जो है वो इतनी से इतनी डेट में शुरू हो रही है। फिर वो कॉलेज का पोर्टल आप चेक करोगे कि इतनी से इतनी डेट में काउंसलिंग हो रही है, तो हमने किस दिन जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वो फिर वो कॉलेज वाले की लिस्ट में आपको शो होगा। कॉलेज का जो पोर्टल होएगा ना, और पोर्टल मतलब ऑनलाइन वेबसाइट जो होएगी, वो वहां पे आपको फिर शो होएगा, उसके कॉन्टेक्ट में रहोगे, जो वो पोर्टल बोलेंगे तब तब आप वो चीज लेके जाओगे, ठीक है। तो बायो का एक मैं चाहती थी कि मैं करवा दूं, तो फिर मैं वो भी करवा देती हूँ। 1 मिनट में वो स्क्रीन शेयर करती हूँ आपको। हाँ जी। तो फिलहाल मैं आपको डेमो के लिए कोई भी एक टॉपिक करवा रही हूँ, और वो जो टॉपिक है वो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ फिलहाल ह्यूमन फिजियोलॉजी से। देखो जो नर्सिंग के जो एग्जाम होते हैं ना, इसमें कुछ सिलेक्टेड यूनिट्स होती हैं जिसमें से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, और इसमें कुछ नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो। उसके लिए आपको स्पेशल प्रेपरेशन की जरूरत है, क्योंकि वो नॉर्मली हमारी स्टैंडर्ड बुक्स में भी नहीं दिए होते। और कुछ चीजें ऐसी हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड जैसे जो ना स्टैंडर्ड बुक्स में दी है, बट स्टिल वो नर्सिंग एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो आपको उनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो हमारे पास मैं डेमो के लिए आपकी टॉपिक करवा रही हूँ। ह्यूमन फिजियोलॉजी एक यूनिट है जिसमें से एक चैप्टर है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। पूरा चैप्टर तो नहीं, बट थोड़ा मैं आपको करवा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि अगर आप ज्वाइन करते हो हमें तो क्या पैटर्न रहेगा, कैसे कैसे हम पढ़ते पढ़ाते हैं और क्या वे है। डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, देखो डाइजेशन चैप्टर के नाम में 2 चीज है, वन इज डाइजेशन, अदर इज अब्जॉर्प्शन। डाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? ब्रेक डाउन लार्जर पार्टिकल का। ये लार्जर पार्टिकल है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया ये छोटे छोटे चीजों में, तो ये है डाइजेशन। इसके लिए चाहिए होते हैं अलग अलग टाइप के एंजाइम्स। उन एंजाइम्स को सिक्रीट करने के लिए होते हैं अलग अलग ग्लैंड्स, जिसे हम यहाँ पर बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेशन को हम 2 वेज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पोर्शन
एक है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का पोर्शन। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब, ट्रैक्ट क्या होता है? पाथ, एक रास्ता, यहां से शुरू हुआ यहां पे जाके खत्म हुआ, तो यहां से यहां तक क्या है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसको करवाने के लिए क्या चाहिए? डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स चाहिए। तो ट्रैक्ट पहले कवर करते हैं। ट्रैक्ट में क्या कुछ है, मतलब कहां से शुरू होना है, कहां पे खत्म होना है। इसमें पहले तो आ जाएगा माउथ, माउथ से डाइजेशन जो है वो शुरू होती है। फिर माउथ के बाद पूरा बक्कल कैविटी, जहाँ पे टीथ हैं, टंग है, मसल्स हैं, सारी बक्कल कैविटी है, ओरल कैविटी बोल देते हैं जिसे। फिर फेरिंग्स आ जाएगा, ईसोफेगस फूड पाइप आ गई, फिर स्टमक है, फिर इंटेस्टाइन है, फिर एनस आ जाता है। इस वे में ये चलता है, माउथ, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। फिर जो माउथ है, माउथ कैसा है? एक स्लिट लाइक ओपनिंग है जिसके आगे टू लिप्स हैं। माउथ क्या है? एक स्लिट लाइक ओपनिंग है जिसके आगे टू लिप्स हैं। एक है अपर लिप, एक है लोअर लिप। दो लिप्स हैं, वन इज अपर लिप, वन इज लोअर लिप। फिर इसमें हमारे पास जो अपर लिप है उसे बोल देते हैं सुपीरियर लेबियल फ्रेनुलम, लोअर लिप को बोल देते हैं इंफीरियर लेबियल फ्रेनुलम। तो सुपीरियर लेबियल फ्रेनुलम, इंफीरियर लेबियल फ्रेनुलम, ये नाम आ गए अपर लिप और लोअर लिप के। फिर है हमारी बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी में क्या कुछ होता है? बक्कल कैविटी है ओरल कैविटी। इसमें हम बोल सकते हैं कि ये डिवाइडेड है रूफ, वॉल एंड फ्लोर में। ये डिवाइडेड है रूफ, वॉल एंड फ्लोर में। रूफ, अब बक्कल कैविटी के रूफ पे क्या है? ऊपर क्या है? आप टंग से ऊपर टच करके देखो क्या आ रहा है? ऊपर क्या है? हार्ड पोर्शन। किसकी वजह से? पैलेट बोन की वजह से। हार्ड पोर्शन किसकी वजह से है? पैलेट बोन की वजह से, पैलेटाइन बोन। सॉफ्ट है क्योंकि म्यूकस के फोल्ड थे। फिर पीछे वाले साइड में क्या है? फेरिंग्स। साइड्स में क्या है? चीक मसल्स। नीचे क्या है? टंग। तो टंग है, साइड में चीक मसल्स हैं, पीछे जाके कनेक्ट हो जाएगा फेरिंग्स के साथ। ऊपर पैलेट बोन है और सॉफ्ट फोल्ड है म्यूकस की वजह से, है ना? यही सब कुछ है। फिर आ गया फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? एक कॉमन पैसेज जहां से कि फूड भी जाता है और एयर भी जाता है। कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर इज फेरिंग्स। नोट वर्दी पॉइंट है। फिर आते हैं फेरिंग्स के पार्ट्स, और किस पार्ट में से क्या पैसेज होता है? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लरिंगोफेरिंग्स। नेजो, ओरो, लरिंगो। नेजो में क्या आएगा? नेजल मतलब एयर। ओरो ईसोफेग में क्या आएगा? फूड। लरिंगो में क्या आएगा? एयर। ठीक है, तो ऐसे होता है। अब चलो मैं सारी चीज आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। तो पहले तो यही था कि ये ऊपर नोज नेजल चैम्बर था, नीचे फूड के लिए हमारे पास ओरल कैविटी थी। ओरल कैविटी के बाद हमारे पास ये माउथ हो गया, फिर ये ईसोफेगस आ गया। ईसोफेगस हमारी फूड पाइप है, 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मस्कुलर है। उसके बाद ये हमारे पास आ गया स्टमक, जिसमें ये फोल्ड्स हैं, और उसके बाद ये इंटेस्टाइन शुरू हो गई। और फिर ये आपको चीज ना पहले पार्ट्स देख लो सारे, फिर ये समझ आएगी। ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस है फूड पाइप। इसकी लेंथ क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। मेरा तो वे यही है कि जब भी मैं पढ़ाती हूँ मैं साथ साथ बता देती हूँ कि इसमें से इंपॉर्टेंट पोर्शन ये वाला है, ये बेसिक्स हैं, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ईसोफेगस की लेंथ काफी बारी आ चुकी है, क्योंकि 20 to 25 सेंटीमीटर होती है लॉन्ग। और ये क्या कर रही है? ये पेरिस्टल्सिस शो करती है। पेरिस्टल्सिस का मतलब कॉन्टिन्यूअस वे में फूड जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी फूड पाइप है, इसमें फूड पहले ऊपर है तो ये ऊपर से ऐसे होएगा, फिर फूड आ गया बीच में, यहाँ पे चला गया, फिर ये। तो रेगुलरली ये जो वेव बन रही है ना, ये रिदम में, इसे ही बोलते हैं पेरिस्टल्सिस। इसे ही क्या बोलते हैं? मैं लिख देती हूँ, पेरिस्टल्सिस। इसके लिए होती है जो वेव बनी ना, जो मैंने ऐसे करके शो करी, ये बोलते हैं पेरिस्टल्टिक वेव। तो ये पेरिस्टल्सिस है, जिसके लिए ये जो वेव है उसे बोल देते हैं पेरिस्टल्टिक वेव। ठीक है, ये कहां पर है हमारे? इसमें, ईसोफेगस में। फिर फूड आ जाएगा स्टमक में, जो कि एक जे शेप्ड पार्ट है, जिसमें आगे 3 पोर्शंस होती हैं।
कार्डियक, फंडस, पाइलोरस। 3 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक, फंडस, पाइलोरस। कार्डियक वो शुरू वाला पोर्शन है जहां से कि फूड एंटर होना शुरू हुआ था। ये है आपका स्टमक, जिसमें हम बोल देते हैं कि ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये नीचे वाला पोर्शन है, जहां पे फूड जस्ट आया है, या कह लो आपको पोर्शन में पूछ लेते हैं नेम द स्फिंक्टर इन विच ओइसोफेगस टर्मिनेट्स। नेम द स्फिंक्टर इन विच ओइसोफेगस टर्मिनेट्स। क्वेश्चन का मतलब क्या है, वो स्फिंक्टर बताओ जहां पे ओइसोफेगस खत्म होती है। मतलब ओइसोफेगस एंड स्टमक की ज्वाइनिंग जो पोर्शन था, वहां पर जो एक स्फिंक्टर, स्फिंक्टर किस लिए होता है, ताकि फूड एक ही डायरेक्शन में जाए, वापस ना चला जाए, बैक फ्लो को अवॉइड करने के लिए। तो जो फूड है वो ओइसोफेगस से स्टमक में आ गया, हम नहीं चाहते कि वो फूड वापस ओइसोफेगस में जाए। व्हाट इज ओइसोफेगस? इट इज अ फूड पाइप। जो फूड एक बार अब फूड पाइप से ओइसोफेगस से स्टमक में आ गया, हम नहीं चाहते कि वो वापस जाए। अब फूड को तो पता नहीं कि मैंने नहीं जाना, तो वहां पे क्या है, स्फिंक्टर, जो क्या करेगा, जैसे ही फूड ओइसोफेगस से नीचे जाना है तो वैसे ओपन हो जाएगा, फूड उधर चला जाएगा, ऐसे वो अपने काम करता है। ठीक है, ऐसे ही वो जाएगा और फूड हमारा अंदर चला जाएगा। ठीक है जी, हमेशा ये ऐसे ही काम करेगा। और ये आ गया फिर हमारा स्टमक। तो अगर क्वेश्चन में था कि नेम द स्फिंक्टर इन व्हिच ओइसोफेगस टर्मिनेट, तो आंसर आ जाएगा कार्डियक स्फिंक्टर। अब स्टमक का जो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा था, इसको हम बोल रहे हैं कार्डियक, कार्डियक पोर्शन ऑफ स्टमक। यहीं पर जो स्फिंक्टर था उसे बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। फिर फंडस अंदर वाला पोर्शन आ गया, फिर नीचे वाला पोर्शन पाइलोरस आ गया। पाइलोरस में ये जो स्फिंक्टर है उसे बोल देंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ईसोफेगस एंड स्टमक में को आपस में रीगर्गिटेशन से रोकने के लिए होता है कार्डियक स्फिंक्टर। स्टमक एंड इंटेस्टाइन में आपस में फूड मिक्स करने से रोकने के लिए, जिसे हम बोलते हैं टू अवॉइड रीगर्गिटेशन, उसके लिए होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर है ताकि फूड पहले फूड पाइप से स्टमक में जाए, फिर स्टमक से इंटेस्टाइन में जाए, वापस ना जाए, बैक फ्लो नहीं करना, अदरवाइज सब खराब हो जाएगा। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि स्टमक के अंदर होता है क्या, HCl। स्टमक के अंदर होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड है स्टमक के अंदर। और आपको क्वेश्चन में पूछते हैं कि जो पीएच है स्टमक का, वो मैक्सिमम कितना हो सकता है। मैक्सिमम मतलब कि वो कितना ज्यादा एसिडिक हो सकता है। तो 7 होता है पीएच न्यूट्रल। अब उसके नीचे वाला सारा एसिडिक है, उसके ऊपर वाला सारा बेसिक है। और हम कह रहे हैं कि कितना पीएच जो है वो उसका जा सकता है, मतलब कितना वो एसिडिक हो सकता है। तो पीएच जो है वो हमारा नीचे से नीचे जा सकता है, और 1 to 2 पीएच भी हो सकता है एक टाइम पे आके। तो स्टमक के अंदर है HCl। अब हम कहते हैं कि एसिड अगर हमारे ऊपर गिर जाए तो हम तो जल जाते हैं। फिर हमारा स्टमक क्यों नहीं जल रहा? क्योंकि स्टमक को एसिड से बचाने के लिए होते हैं फोल्ड्स। स्टमक की लाइनिंग में म्यूकस के थिक फोल्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से एसिड खराब नहीं कर पाता स्टमक की वॉल को, और यही हम चाहते थे कि वो उसको खराब ना करे। तो चलो, स्टमक के पार्ट्स बोल रहे थे, कार्डियक पार्ट है, एक पाइलोरस पार्ट है। कार्डियक में कार्डियक स्फिंक्टर है, पाइलोरस में पाइलोरिक स्फिंक्टर है। और इसके अलावा हमारे पास ये फंडस वाला पोर्शन है, बॉडी एंड फंडस में हम नॉर्मली बोल देते हैं, जे शेप्ड पार्ट है। स्टमक का काम क्या है, टेम्परेली स्टोर करना फूड को। इसके अलावा स्टमक कर सकता है चर्निंग मूवमेंट्स, जिसकी वजह से ये डाइजेशन में हेल्प करता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डाइजेशन स्टार्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। तो यही जैसे ऑप्शंस बन जाएंगी आपकी, ये जो है, डाइजेशन स्टार्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। आंसर इज माउथ। अगर इन जनरल पूछा ना डाइजेशन स्टार्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, तो आंसर आ जाएगा माउथ। माउथ में ही डाइजेशन शुरू हो जाती है, ओरल कैविटी में, मतलब वहीं पे शुरू हो जाती है। अगर पूछा होता कि डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन, तब भी आंसर माउथ या ओरल कैविटी आ जाना था। क्योंकि जो ओरल कैविटी है ना, जिसमें सलाइवा है, लिक्विड पार्ट इन आवर माउथ, वो होता है सलाइवा ओरल कैविटी में, वो भी हेल्प करता है स्टार्च की डाइजेशन में। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट नोटवर्दी पॉइंट है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो माउथ में ही, मतलब यहाँ ऊपर ही शुरू हो जाती है, यहीं पर ही डाइजेशन, एंड स्टार्च की डाइजेशन जो है वो यहाँ पे शुरू हो जाती है।
स्टमक आ गया, स्टमक के बाद आ गया इंटेस्टाइन। पार्ट देख लेते हैं कि क्या कुछ है। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअल में लंबी है, लॉन्ग है, लार्ज इंटेस्टाइन एक्चुअल में शॉर्ट है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास हैं 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। जो रिमेंबर स्टमक्स, यहाँ पे ये स्टमक एंड हुआ, यहीं से जो शुरू हो गया ना ये सी शेप्ड पार्ट, यही होता है ड्यूडेनम। फिर लेस कॉइल्ड पार्ट जेजुनम, मोर कॉइल्ड पार्ट इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम 3 पार्ट्स हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ पूछी जा सकती है 5 to 6 मीटर। फिर ये पूछा जा सकता है कि which of the following is the part of intestine which is being connected with the stomach। तो इंटेस्टाइन का कौन सा हिस्सा स्टमक के साथ जुड़ा होता है? तो आंसर आएगा ड्यूडेनम। ड्यूडेनम है जो कि स्टमक के साथ जुड़ा होता है। अगर मैं आपको डायग्राम में भी दिखाऊं तो ये आपका स्टमक था, ये इंटेस्टाइन है, ये जो है ना लिखा भी तो हुआ ड्यूडेनम, यही ड्यूडेनम है जो जस्ट स्टमक से आगे शुरू हो जाता है। तो ये कनेक्टेड ही है मतलब स्टमक के साथ। इसका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्यूडेनम का कि यहीं पर आके लिवर से बाइल डक्ट भी ओपन होती है, पैनक्रियास से पैनक्रिएटिक डक्ट भी ओपन होती है। तो हेपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट जिसे हम बोल देते हैं वो यहीं पे ओपन होती है। जिस ओपनिंग्स के थ्रू होती है उसे एम्पुला ऑफ वेटर बोलते हैं। एम्पुला ऑफ वेटर वो पोर्स हैं जहां पर की ओपन होती है हमारी क्या, हेपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। हेपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट क्या है? हेपेटिक मतलब की लिवर की और पैनक्रिएटिक मतलब की पैनक्रियास की डक्ट। ठीक है, तो ये इस वे में चलता है। फिर हमारे पास है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में होता है सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। रेक्टम क्या करता है? इनमें से टेम्परेरी के लिए, थोड़े टाइम के लिए फूड को स्टोर करता है और जो वेस्ट है फिर वो अल्टीमेटली हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। फिर आ गया एनस। एनस का तो बस यही काम है कि वो क्या करेगा, एनस क्या करेगा, जो हमारे पास है ना वो पोर्शन बिल्कुल एंड वाला, वहां से फूड को बॉडी से रिमूव कर देगा। बस यही सब करना है, इसी वे में हमारी डाइजेशन ये सब कुछ जो है वो चलता है। ठीक है जी। यहीं पे जो ये इंटेस्टाइन थी, इसी में यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये एक ऐसा पोर्शन है जो कि वेस्टिजियल है। अब वेस्टिजियल ऑर्गन्स कौन से होते हैं? जिसका अब कोई काम नहीं है बट इसका पहले कोई ना कोई काम था। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका एवोल्यूशन में पहले कोई काम था बट अब इनका कोई काम नहीं रहा। उनमें से ही एक होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। पहले अनकुक्ड फ्लैश खाते थे तब ये काम करता था, बट अब कुक करके खाते हैं जैसे जैसे विद एवोल्यूशन इसका साइज भी कम होता गया एंड अब आज की डेट में ये बिल्कुल वेस्टिजियल है। और अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाती है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस, तो इसको फिर जस्ट रिमूव ही करवाना पड़ता है, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। बस यही होता है। तो पहले नंबर पे तो आपको ट्रैक्ट याद हो, पहला पोर्शन जब भी ये पढ़ना है हमेशा एक क्वेश्चन बनता है क्योंकि इन ट्रैक्ट में से भी माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, सीरियल ऑर्डर वाइज, क्योंकि आगे पीछे करोगे तो मतलब कुछ और का और बन जाएगा। सेकेंड चीज, इनके सब पार्ट्स स्टमक के जैसे कार्डियक, फंडस, पाइलोरस बोले हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम बोले हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम, कॉलन, रेक्टम बोले हैं, ये याद हो। फिर उसके अलावा छोटे मोटे पॉइंट्स जैसे कि हमने ये बोला है हमारा अपेंडिक्स बोला है ना, ये ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स। फिर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई भी होता है, वो थोड़ा डीप पोर्शन है, मैं ज्यादा डीप आज जा नहीं रही क्योंकि मेरे को ये है कि मैं ओवरऑल आपको एक आइडिया सा दे दूं कि हमारा क्या है, क्योंकि वो फिर उसके लिए पहले मुझे लिवर बताना है, लिवर की डक्ट बतानी है, फिर मैं वो बताऊंगी। छोटा सा पॉइंट एक और कवर कर लेती हूँ, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या है? देखो हमारे पास है हमारी 2 पाइप, एक है फूड पाइप, एक है विंड पाइप। है तो ये पास पास में ही, है तो ये पास पास में ही ना, ये विंड पाइप है, ये मान लो कि फूड पाइप है। अब हमारा फूड आया तो ये यहाँ पे ग्लॉटिस है, यहाँ पे एपिग्लॉटिस है। तो फूड आया तो ये क्या करेगा, विंड पाइप को कवर कर लेगा ताकि
जो हमारे पास ये है फूड है वो आसानी से फूड पाइप में पास हो जाए और वो आगे चला जाए। अगर उल्टा होता, फूड ना आया होता, एयर आई होती, तो इसने फूड पाइप को कवर कर लेना था और एयर चली जानी थी। और नॉर्मली भी हम एयर ही ले रहे हैं। अब आप और मैं बैठे तो हम सांस ही ले रहे हैं ना, हर टाइम हम खा तो रही नहीं, हर टाइम तो हम सांस ले रहे हैं। तो नॉर्मली ये हमारी फूड पाइप को कवर करके रखता है ताकि एयर इजिली एयर का पैसेज हो सके और वो विंड पाइप में जाके आगे अपना जा सके। तो ये फूड पाइप को हमेशा कवर करके रखता है। तो ये होता है एपिग्लॉटिस। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में काफी बार आ चुका है कि एपिग्लॉटिस का रोल क्या है। रिगर्गिटेशन ऑफ फूड को अवॉइड करना, और ये कहाँ पे है, फूड पाइप और विंड पाइप की शुरुआत में है। एक ये छोटा सा पॉइंट है। फिर एक छोटा सा पॉइंट और है कि स्टमक के अंदर भी फोल्ड्स होते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर भी फोल्ड्स होते हैं। स्टमक के अंदर जो फोल्ड्स है उन्हें बोलते हैं र्यूगे, और इंटेस्टाइन के अंदर जो फोल्ड्स है उन्हें बोलते हैं विलाई। उनका काम अलग अलग है। स्टमक का मेन काम था डाइजेशन, तो स्टमक में जो फोल्ड्स हैं उनको बोला गया है रुगे, और वो क्या करते हैं, ये लिखा हुआ है रुगे, ये क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं डाइजेशन के लिए। सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं डाइजेशन के लिए रुगे, जो कि किसमें होते हैं, किसमें होते हैं, स्टमक, आया ना याद। फिर है विलाई, किसमें है विलाई, इंटेस्टाइन में। वो क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, किसके लिए, अब्जॉर्प्शन के लिए। रुगे हैं स्टमक में, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं डाइजेशन के लिए। विलाई हैं इंटेस्टाइन में, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं अब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसे सुनने में आपको लगता है कि बहुत आसान है, पता ही है, आंख बंद करके वो टिक कर देंगे, बट वहां पे आपको वो स्टेटमेंट बेस्ड पूछते हैं। रुगे दैट आर प्रेजेंट इन स्टमक में हेल्प इन डैश। तो वहां पर फिर आप लोग पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हो। मेरा टारगेट यही है कि आप ना हो। स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअल में लॉन्ग है 5 to 6 मीटर, लार्ज इंटेस्टाइन एक्चुअल में शॉर्ट है 1.5 to 3.5 मीटर। एनस में भी फिर दो तरह के स्पिंक्टर्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्पिंक्टर्स। इंटरनल स्पिंक्टर्स जो हैं ये तो हमारे स्मूथ हैं और इनवॉलंटरी हैं, मतलब ये तो खुद टाइम टू टाइम ओपन एंड क्लोज होंगे। बल्कि जो एक्सटर्नल स्पिंक्टर्स हैं ये वॉलंटरी हैं। यही रीजन है कि हम अपने वेस्ट को थोड़ा टाइम के लिए मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। कब हमने डिस्कार्ड करना है वो थोड़ा हमारी विल पावर पे भी डिपेंड कर जाता है। फिर इसके बाद नया शुरू हो रहा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। फिर वो अलग अलग हैं, टीथ हैं, टंग है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हैं। फिर कैसे डाइजेशन चलती है, फिर डिसऑर्डर्स हैं, है ना, फिर कंट्रोल है, कौन कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर चलता है, राइट। मैंने फिलहाल अपने नोट्स में से दिखाया है, बाकी का हमने अपना पोर्टल क्रिएट किया हुआ है सनी कोचिंग क्लासेस का। वहीं पे हमारे पास थ्योरी होती है, वहीं पे हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, हमने वहीं से ही हम कवर करते हैं। अगर आप मुझे 1 मिनट दो तो मैं आपको पोर्टल ओपन करके दिखा देती हूँ कि कैसा होता है। और वहीं से आपको जैसे ज्वाइन करते हो तो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपका वहीं पे क्रिएट किया जाता है, एंड सेम आप लोग वहीं से ही पढ़ते हो, वहीं पे आपका टेस्ट लिया जाता है, वहीं पे है। बाकी ये सारी चीज आपको कोर्स प्लान हमारा क्या रहेगा वो सर भी एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि ये है हमारा पोर्टल, सनी कोचिंग क्लासेस का पोर्टल है एससीसी का, जिसमें ये जैसे फिजिक्स का पोर्शन है, थ्योरी क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, ऐसे ही बायो केमिस्ट्री के हैं, ऐसे ही बायो के हैं। तो ये खुल गए है ना, जैसे कोई भी चैप्टर, जैसे ये सेल है ना, तो इसकी ये थ्योरी हो गई ओपन। ऐसे ही थ्योरी के बाद ये सारी थ्योरी हो गई, जैसे ऐसे ही थ्योरी के बाद आप कहो कि हाँ मैंने अब क्वेश्चंस पे मूव करना है, तो नीचे ही आप मूव कर सकते हो। जैसे कि ये अब उसके जो फर्दर चैप्टर्स आगे वो शो हो गए। फिर आप कहो कि अब मैंने इसके बाद कहाँ जाना है, जिस पोर्शन पे भी जहां पर भी आप जाके जो करना चाहते हो वहां पे जाके कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री करनी है इसके बाद, या बायो ही करनी है, बायो का आपको लगता है कि इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी कर लेते हैं, तो ये बायोटेक्नोलॉजी की थ्योरी खुल गई, वहां पे जाके कर सकते हो। ठीक है, तो यही हमारा वे है, इसी वे में ही करवाते हैं। बायो आपको सारी मैंने ही कवर करवानी है, केमिस्ट्री का कुछ पोर्शन, बाकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपको सर ने ही करवाना है मेन। और बायो का मैंने ही बताना है, तो मैं बताती रहती होती हूँ कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे है। हमारी काफी सिलेक्शंस भी हैं, अगर आप चाहो तो हमारी यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हो, जिसमें आपने मेरी देखी होगी वैसे कोई ना कोई वीडियो तो। काफी सारे डिटेल्स वहां भी देते रहते हैं। बाकी सिलेक्शंस की भी वीडियोस हैं जिसमें स्टूडेंट्स की इंटरव्यूज दी गई हैं, तो वो स्टूडेंट ही बताते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे है। मैं भी देखी होगी आपने, मनप्रीत नीतीश की ऐसे डाली हुई है, ऐसे और भी काफी हैं, तो आप चेक कर लेना।
बस यही हमारा प्लान है, ऐसे ही हमने करना है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग। कनेक्टेड रहना, कहीं जाना मत, और सर का भी समझ लेना जो भी वो करवाते हैं। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, गुड लक, सी यू इन द क्लास, बाय बाय। कनेक्टेड रहना, कहीं जाना मत, सर करवा देते हैं आप। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। Hello, 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 hello. Okay, good evening, everyone. I hope you guys are doing fine. पोर्टल अकाउंट कैसे मिलेगा? देंगे नवजोत भाई, सब देंगे आपको, टेंशन ना लो। ओके, तो आई होप आपने नर्सिंग कॉलेजेस के बारे में भी जान लिया है, और आपको कुछ एक दो टॉपिक मैडम ने पढ़ा भी दिए होंगे डेमो पर्पस के लिए। अब आपको देखो हमारा प्रोग्राम कैसे रहेगा। आपको बायोलॉजी कंप्लीटली मैडम टीच करेंगे। आपको कुछ नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, वो भी आपको मैडम टीच करेंगे। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपको मैं टीच करूंगा। केमिस्ट्री के कुछ 2-3 चैप्टर्स जो बायो रिलेटेड होते हैं वो भी आपको मैडम करवाएंगे। 5 सब्जेक्ट हमें कवर करने हैं, 5 सब्जेक्ट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके एंड इंग्लिश। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की आपकी डेली क्लास रहेगी, यानी कि ट्यूसडे से सैटरडे, मंडे टेस्ट होगा। इंग्लिश की हम वीक में 1 आवर की 1 डे क्लास ले रहे हैं। और जीके की क्लास की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि ज्यादातर काम याद करने वाला होता है। हम मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं, आप उसको पढ़ के याद कर लेते हैं। लेकिन अगर जरूरत पड़ी कभी, कोई ऐसी चीज हमें लगा कि हाँ समझाने की जरूरत है, तो वी कैन टेक दैट। हम हो सकता है कोई क्लास उसकी भी रख लें। पहले हम चैप्टर बाय चैप्टर आपका पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे, और फिर एट द एंड फिर हम लास्ट ईयर के पेपर्स हो गए, फुल सिलेबस, मॉक टेस्ट पेपर्स हो गए, वो करेंगे। और ये कोर्सेज आपके टिल एग्जाम डेट तक रहते हैं, टिल पीपीएमएटी एग्जाम या वट एवर द एग्जाम यू आर ज्वाइनिंग। अब मैं आपको एक दो टॉपिक पढ़ा देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको कोर्स की सारी डिटेल बता दूंगा, और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करके ही जाऊंगा, चाहे जितना मर्जी टाइम लगे, वट एवर इट टेक्स। आपके ईच एंड एवरी वन का क्वेश्चन हम लास्ट में, एंड में आंसर करने के बाद ही क्लास ओवर करेंगे। ओके, तो बस आपको शांति से समझना है चीजों को, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको साथ साथ पूछना है। तो क्योंकि पहले चलो एक केमिस्ट्री का टॉपिक करवाता हूं। अगर आपने नेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट को मुझे ध्यान से सुन लिया, तो आपके एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन पक्का ठीक हो जाएंगे। अगर आपने नेक्स्ट 10-15 मिनट मुझे ध्यान से सुन लिया, तो कम से कम आपके एग्जाम के 2 क्वेश्चन पक्का सही हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन, ये 4 मैं आपको टाइप करवाऊंगा, उसमें से एनी 2 आने के लगभग 99% चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू द लास्ट ईयर्स। कौन कौन से? केमिस्ट्री का टॉपिक है। मैं आपको निकालना सिखाऊंगा बॉन्ड ऑर्डर। मैं आपको कंपेयर करना सिखाऊंगा बॉन्ड लेंथ, कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, किसकी बॉन्ड लेंथ कम है। मैं आपको कंपेयर करना सिखाऊंगा बॉन्ड स्ट्रेंथ, कि अगर 2 बॉन्ड दिए हैं, दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, कि किस बॉन्ड को तोड़ना आसान है, किसको तोड़ना मुश्किल। बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट इज नॉन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। पहले चारों टर्म्स के बारे में जान लो। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द 2 एटम्स। 2 एटम्स के बीच में किस तरह का बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है, वो आपका बॉन्ड ऑर्डर है। बॉन्ड लेंथ क्या होता है? 2 बॉन्डेड एटम्स के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। 2 बॉन्डेड एटम के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस इज योर बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? कि बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा स्टेबल है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब कि ऑन एन एवरेज बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अगर ज्यादा, तो इसका मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि इन सब चीजों को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो भाई, मैं आपको सिखा रहा हूं एक छोटी सी ट्रिक, क्योंकि उस ट्रिक से ये आपका सारा काम जो है वो हो जाएगा। ट्रिक क्या है? बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत सिंपल। देखो, ये सारी चीजें आप कंपेयर कर लोगे, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज के बारे में पता हो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने आते हैं, आप बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली बता देंगे अगर आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने आते हैं। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने बहुत सिंपल हो जाते हैं। क्यों सिंपल हो जाते हैं? क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है, उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितना एटॉमिक नंबर होता है, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
और यहां से डायरेक्टली बॉन्ड ऑर्डर आपको पता चल सकता है। देखो, जितना एटॉमिक नंबर होता है एटम का, उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसने उतने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया होगा, और अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज है तो उसने उतने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया होगा। ओरिजिनली बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका आपको याद होगा, एनर्जी लेवल डायग्राम से हम बनाते थे, आपको शायद थोड़ा सा याद हो। हालांकि हमें उसके करने की जरूरत नहीं पड़ती, ट्रिक से ही काम चल जाता है, बट ड्यूरिंग द कोर्स मैं आपको ट्रिक्स भी करवाता हूं और ओरिजिनल मेथड भी करवाता हूं, बिकॉज ट्रिक्स से आप टाइम बहुत बचा सकते हैं। और किसी बच्चे को कई बार फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई टॉपिक मुश्किल लगता है तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिक वो भी आसानी से कर पाता है। ये एनर्जी लेवल डायग्राम आपने +1 में पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। इसमें कुछ स्टार वाले ऑर्बिटल्स होते थे, कुछ बिना स्टार वाले। जो स्टार वाले होते थे उनको एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बोलते थे, और जो बिना स्टार वाले होते थे उनको बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बोलते थे। आप नीचे से ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते थे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2 बॉन्ड ऑर्डर होता था। ये हमें नहीं कर रहा। अगर किसी को ये नहीं आता तो डोंट वरी, आपने कुछ मिस नहीं किया, बिकॉज एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक से आप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर निकाल लोगे। और वो तो हमें खैर बताते ही बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, वो तो बड़ी चुटकियों में क्वेश्चन देख के आंसर बता दोगे। आपको सिर्फ एक बात मेरी याद रखनी है, क्या एक्चुअली 2 बातें याद रखनी है। ठीक है, पहली बात, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर इज 3। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है, बॉन्ड ऑर्डर इज 3। इस लाइन को याद कर, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर इज 3। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर इज 3। इसको याद कर लो। नेक्स्ट वर्ड, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप 2 से बढ़ाते हैं या 2 से कम करते हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को 2 से बढ़ाते हैं या 2 से कम करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 1 से कम होता है। बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 1 से कम होता है। ये याद कर लो बस 2 बातें। पहली बात, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर इज 3। दूसरी बात, 14 से 2 इलेक्ट्रॉन्स को कम करें या 2 इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाएं, बॉन्ड ऑर्डर 1 से कम होगा। दोनों केसेस में कम होगा। जैसे 16 से 18 जाए तो 2 से 1 रह जाएगा, 18 से 20 जाए तो 1 से 0 रह जाएगा, 12 से 10 जाए तो 2 से 1 रह जाएगा, 10 से 8 जाए तो 0 रह जाएगा। अब कोई ना कोई बच्चा उठ के फटाफट पूछेगा कि यार टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8, 10, 12, 14 ऐसे इवन नंबर ही थोड़ी होते हैं, ऑड नंबर भी तो हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड नंबर भी तो हो सकते हैं। हाँ, ऑड नंबर है तो फिर हम कैसे करें, राइट? अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए तो हम क्या करें? जैसे 9 आ गया तो ध्यान से देखो तो 9, 8 और 10 के बीच का नंबर है। 9, 8 और 10 के बीच का नंबर है तो बॉन्ड ऑर्डर भी 0 और 1 के बीच का नंबर होगा। अब 0 और 1 के बीच क्या होता है? 0 और 1 के बीच क्या होता है? 0.5, राइट? 0 और 1 के बीच क्या होता है? 0.5। ऐसे ही 10 और 12 के बीच क्या होता है? यार ये तो 11 होता है। और इधर 1 और 2 के बीच में क्या होता है भाई? 1.5 होता है, राइट? 12 और 14 के बीच में अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 13 आ गए तो बॉन्ड ऑर्डर इज 2 और 3 के बीच में, विच इज 2.5। ऐसे ही अगर 15 आ गए तो भी 2 और 3 के बीच में 2.5। अच्छा, अगर 17 आ गए भाई तो भी तो 1 और 2 के बीच में, विच इज 1.5। अच्छा यार 19 आ गए तो अरे भाई तो भी तो 0 और 1 के बीच में 0.5। अब इसको यूज कैसे करना है? एग्जांपल्स देखो। जैसे मुझे N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। अब N2 नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 7। पहले 30 एटॉमिक नंबर्स आपको याद कर लेने चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं करे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो एक नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7। लेकिन मैं तो N2 की बात कर रहा हूं। एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो N2 के पास कितने होंगे? अरे एक नाइट्रोजन के पास 7 है, दूसरे के पास भी 7 है, तो टोटल तो 14 हो गए, 14। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 14। 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना? इधर देखने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप दिमाग में चलनी चाहिए ये बातें। 14 का तो 3 था, यही तो याद किया था, तो कितने आ गया? 3 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा, O2 का निकालना है अगर। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 8। दूसरे ऑक्सीजन के पास भी कितने? 8। टोटल कितने हो गए भाई? 8 + 8 तो 16 होते हैं। 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? अरे हमने याद किया था कि 14 का 3 2 से बढ़ाएंगे तो 16 आ जाएगा, और 2 से बढ़ाओ चाहे 2 से कम करो, बॉन्ड ऑर्डर तो 1 से कम होता है। बॉन्ड ऑर्डर तो 1 से कम होता है, तो कम होके कितना आ गया? 2। जिसका मर्जी निकाल लो यार, जिसका मर्जी निकाल लो, जिसका मर्जी निकाल लो। आप O2 पॉजिटिव का निकाल लो, आप O2 नेगेटिव का निकाल लो, आप किसका मर्जी निकाल लो। O2 पॉजिटिव का निकालते हैं, चलो दोनों का निकालते हैं।
अब देखो O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, लूज किया है तो कितने हो जाएंगे 15, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने 15। अच्छा 14 होते तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता 3, 16 होते तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता 2, लेकिन 15 है, 15 तो इन दोनों के बीच है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच मतलब 2.5, क्या आएगा 2 पॉइंट। अच्छा O2 नेगेटिव में कितना आता, टोटल इलेक्ट्रॉन 17 हो जाते ना, O2 के पास 16 थे, नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, कितने हो गए 17। अच्छा 17 हो गए यार, 14 का तो 3 था, 16 का तो 2 होना था, 18 का तो फिर 1 ही होना था, लेकिन 17 का क्या आएगा इन दोनों के बीच, 2 और 1 के बीच क्या होता है यार 1.5, तो कितना आ जाएगा 1.5, राइट। अब आपको बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालना आ गया तो ये आप सब बता दोगे, क्यों, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर तो आपने बता ही दिया। आपको ना 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं, जो चारों तरह के क्वेश्चन सिर्फ इस ट्रिक से आंसर किए जा सकते हैं, जस्ट और जस्ट विद दिस ट्रिक। 4 तरह के क्वेश्चन यू कैन आंसर ओनली विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल ट्रिक। बॉन्ड ऑर्डर का पूछ लेते हैं कि बताओ इनमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है किसका कम है, बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंगली इंक्रीजिंग सीक्वेंस में लिखो, डिक्रीजिंग सीक्वेंस में लिखो, ठीक है, किस पेयर का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, ऐसे पूछ लेते हैं, तो वो आप बता सकते हो। अब बॉन्ड लेंथ क्या होगी, देखो बॉन्ड लेंथ क्या था, दो बॉन्डेड एटम के बीच का, सेंटर के बीच का डिस्टेंस। अब देखो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतने एटम पास पास आ रहे हैं, तभी बॉन्ड बनेगा ना, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा एटम पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो यार बॉन्ड लेंथ कम नहीं हो रही, मतलब बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर भाई ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, तो यू कैन इजीली आंसर दैट। अच्छा बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हुआ, देखो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर हुआ, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर हुआ उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन रहा है, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर हुआ उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी तो उतनी ज्यादा, मतलब हायर द बॉन्ड ऑर्डर हायर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ, जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी, देखो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो तोड़ना भी तो मुश्किल है, तोड़ना मुश्किल है तो ज्यादा एनर्जी तो लगेगी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बढ़ जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बढ़ जाएगी। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर तो आपने पता चल गया, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर है। तो ये 4 चीजें आपको एक सिंगल ट्रिक से बता सकते हो, ये 4 की 4 चीजें विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल ट्रिक यू कैन आंसर, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन लेंगे, लेकिन यहां तक पहले मैं क्वेश्चन ले ही लेता हूं और उसके बाद आपको कुछ भी ना पहले बता ही दो, मुझे कुछ नहीं समझ आया तो फटाफट पूछो, अगर आया है तो मैं इसके क्वेश्चन ले लेता हूं। क्या सबको यहां तक सब क्लियर है, यहां तक सब क्लियर है, कुछ नहीं समझ आया फटाफट पूछो। चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 1, which of the following pair has same bond, इनमें से किस पेयर का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन NO पॉजिटिव CN पॉजिटिव, ऑप्शन बी NO नेगेटिव CN नेगेटिव, ऑप्शन सी NO पॉजिटिव CN नेगेटिव, ऑप्शन डी क्या रह गया भाई NO नेगेटिव CN पॉजिटिव। इसमें से किस पेयर का बॉन्ड ऑर्डर सेम है आपसे पूछा है, मैं करवा देता हूं डोंट वरी। देखो आपके पास गिनी चुनी 4 चीजें हैं, पहले NO पॉजिटिव की बात कर लेते हैं, सब जगह पर आ ही रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 एटॉमिक नंबर है ना, पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है,
टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने रह जाएंगे? 14। अच्छा जी, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, राइट। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर शुड बी 3। बहुत बढ़िया। अच्छा, Cn पॉजिटिव का देख लेते हैं। कार्बन के पास 6 थे, नाइट्रोजन के पास 7 थे। पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये तो 12 हो गए। 12 का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाना चाहिए था भाई? 2 हो जाना चाहिए था। अच्छा, अब Cn नेगेटिव देख लेते हैं। कार्बन के 6 थे, नाइट्रोजन के 7 थे। नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। गेन किया तो कितने हो गए? 14। 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3। अरे 3 तो पहले भी आया था, ये रहा। किस किस का सेम आ गया? NO पॉजिटिव का और Cn नेगेटिव का। किस किस का सेम आ गया? NO पॉजिटिव का और Cn नेगेटिव का। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, राइट, सी ऑप्शन। अच्छा, एक क्वेश्चन और, बॉन्ड लेंथ बताओ किसकी ज्यादा है? बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है? दो ऑप्शन, Cn नेगेटिव या Cn पॉजिटिव। अच्छा, ये मॉलिक्यूल्स हाइपोथेटिकली मैं ले रहा हूं, हो सकता है एग्जिस्ट ही ना करता हो। Cn नेगेटिव, Cn पॉजिटिव, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है? यार Cn नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर आया 3, Cn पॉजिटिव का देखें एक बार, यार ऊपर देखा था, Cn पॉजिटिव का आया था 2। अच्छा, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होती है? बॉन्ड लेंथ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर था। बॉन्ड लेंथ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर था। मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा। बॉन्ड ऑर्डर कम किसका है? या Cn पॉजिटिव का कम है। Cn पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। एक Cn पॉजिटिव लेना था। बॉन्ड ऑर्डर किसका? जिसका कम है बॉन्ड ऑर्डर उसकी बॉन्ड लेंथ है ज्यादा। बॉन्ड ऑर्डर कम है 2 Cn पॉजिटिव का, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है Cn पॉजिटिव की। अच्छा, आपसे पूछ लेते, बताओ बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है भाई? कौन कौन सा पूछ लिया? NO पॉजिटिव एंड NO नेगेटिव। तो NO पॉजिटिव का तो बॉन्ड ऑर्डर निकाला ही है 14। NO नेगेटिव का देख लेते हैं। नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8 और एक गेन कर लिया, ये हो गए यार आपके पास 8 8 16 हो गए, है ना? कितने हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 16 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर इज 2। अरे जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। NO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर था 3, इसका आया है 2। जिसका ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उसकी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? NO पॉजिटिव का। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी किसकी ज्यादा होगी? NO पॉजिटिव की। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी किसकी ज्यादा होगी? NO पॉजिटिव की। विद अ सिंगल ट्रिक यू आर एबल टू आंसर 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इज इट क्लियर गाइस? क्या ये ट्रिक और इसके क्वेश्चन समझ आ गए हैं या नहीं? क्या ये ट्रिक सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इस तरीके से हमारा केमिस्ट्री का सेक्शन, फिजिक्स केमिस्ट्री खैर दोनों का रहने वाला है। अगर आप लोगों के पास थोड़ी जल्दी नहीं है तो मैं एक फिजिक्स का भी छोटा मोटा टॉपिक करवा सकता हूँ, इन केस यू आर फ्री। और नहीं तो मैं सीधा कोर्स डिटेल्स पे चलूँ। मुझे आप बता दीजिए, आई विल गो विद द मेजोरिटी। डू यू वांट टू कवर एनी टॉपिक ऑफ फिजिक्स और वी शैल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट? क्या आपको कोई फिजिक्स का भी टॉपिक करना है छोटा मोटा, या चलें थोड़ा आगे? जसदेव कहते हैं सर फिजिक्स थोड़ी टफ लगती है, आने थोड़े टाइम सारा सिलेबस हो जाएगा। हाँ, 100% सिलेबस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मैं आपको नेक्स्ट ना ब्लूप्रिंट पूरा बना के दूंगा कि व्हाट शुड वी डू, कैसे हमें करना पड़ेगा, बिकॉज टाइम बहुत क्रूशियल है हमारे पास। किसी मतलब पता ही नहीं, खैर अभी तो पीपीएमईटी की तो डेट नहीं आई, पीजीआई की तो 2 महीने ही है। तो वी विल हैव टू सेलेक्टिवली प्रोसेस दैट। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम करेंगे, क्या आपका पैटर्न रहेगा, मैं बताऊंगा। अच्छा, एक टॉपिक फिजिक्स का करवा देता हूँ, मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिट्स। हमें ऑलरेडी लगभग 1.5 घंटा आई थिंक हो चुका है, तो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। जस्ट एक टॉपिक करवाता हूँ, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है। और ये जो मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवाए ना केमिस्ट्री के, 4 टाइप करवाई, एक्चुअली क्वेश्चन नहीं कहना चाहिए, 4 टाइप। इन 4 टाइप में से कोई 2 टाइप के आने के क्वेश्चन लगभग तय है।
मतलब आए हुए हैं पिछले सालों में, तो इनको तो जरूर अच्छे से कर लेना, और आज की ट्रिक से मुझे लगता नहीं कि आप कभी भूलोगे। ठीक है, पोर्टल मटेरियल पढ़ने से काम मिलेगा। नवजोत डियर, हम प्रोवाइड करेंगे आपको सारा, डोंट वरी, सारा पोर्टल का अकाउंट ये सब मिलेगा आपको। जस्ट थोड़ा सा रुकें, मैं एक टॉपिक फिजिक्स का करवा दूं, फिर आपको सारा समझाता हूँ कि कैसे ये सारा काम होने वाला है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आप लोगों को एरर्स निकालना आता है। वैसे एरर होता क्या है, व्हाट इज एरर? तो हम जितना मर्जी कोशिश कर लें, लाख कोशिशें कर लें, कुछ भी चीज एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। वैसे हम मेजर करते क्यों है? बिकॉज बीइंग ह्यूमंस बाय नेचर वी लव कंपैरिजन। मुझे बताना अच्छा लगता है कि मेरी हाइट आपसे 2 सेंटीमीटर बड़ी है। मुझे बताना अच्छा लगता है कि मेरे मार्क्स आपके मार्क्स से ज्यादा आए हैं। मुझे बताना अच्छा लगता है। कंपैरिजन की वजह से हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ी, और जब भी हम मेजरमेंट लेते हैं, लाख कोशिशें कर लें, कोई ना कोई गलती आती है। चाहे वो गलती बहुत छोटी हो, नेग्लिजिबल गलती हो, लेकिन गलती तो आती है। गलती के कई सारे सोर्सेस हो सकते हैं, जैसे हो सकता है इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, लीस्ट काउंट में प्रॉब्लम है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट गलत रीडिंग दे रहा है। दूसरा रीजन हो सकता है पर्सनल एरर, मतलब जो बंदा रीडिंग ले रहा है वो 6 को 9 लिख रहा है, उसको पता नहीं चल रहा 2+2 4 का लिखना है, वो 2+2 को 3 लिख रहा है। वो मेनिस्कस की गलत रीडिंग ले रहा है, उसको पता नहीं रीडिंग कैसे लेते हैं। पर्सनल एरर हो जाते हैं। मे बी वो कलर ब्लाइंडेड है, उसको पता ही नहीं, हमने टाइट्रेशन से देने लगा दिया, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है दुनिया में। पर्सनल एरर कहलाते हैं। तीसरे बहुत स्पेशल होते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर हम एक्चुअली उसको बोलते हैं जिसका हमें सोर्स नहीं पता, मतलब पता ही नहीं कहां से आया वो। शायद कोई स्पेस से रेडिएशन आई थी, वहां से आ गया। शायद उस दिन ह्यूमिडिटी ज्यादा थी, तो इसकी वजह से रीडिंग हमारी गलत आई। शायद टेम्परेचर कम ज्यादा होने की वजह से रीडिंग्स गलत आ रही हैं। तो ऐसे एरर्स जो हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है, जिनको हम पता ही नहीं लगा पा रहे, उनको हम रैंडम एरर्स का नाम दे देते हैं। तो इतने सारे रीजन होने की वजह से एरर्स को एग्जैक्टली निकाल पाना या एग्जैक्टली मिनिमाइज कर पाना, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, हम एरर्स को कम करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। तो मैं आपको जो ट्रिक सिखाने वाला हूँ आज, एक्चुअली एक टॉपिक करवाने वाला हूँ, वो बताएगा कि आपको एरर्स का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। देखो, केमिस्ट्री में ना लगभग 50-50 है। 50% थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, हो सकता है 60% थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, 30-40% ही न्यूमेरिकल हो। लेकिन फिजिक्स में थोड़े न्यूमेरिकल्स का पोर्शन ज्यादा रहता है, मे बी 60% 70%, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं। तो इसलिए फिजिक्स में हमें सिलेक्टिवली होकर चलना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टॉपिक्स के न्यूमेरिकल ज्यादा आ सकते हैं, कौन से टॉपिक्स पे हमें ज्यादा ध्यान रखना है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हमारा सारा प्लान रहेगा। तो एरर्स को डिनोट करने के लिए एक्चुअल में 3 मेन चीजें हैं। मतलब एरर्स को डिनोट करने के लिए हमारे पास 3 चीजें हैं। एक होता है एब्सोल्यूट एरर, एक होता है रिलेटिव एरर, और एक होता है परसेंटेज एरर। जब हमारे पास 2 रीडिंग्स थी, कौन कौन सी? एक तो थी ट्रू वैल्यू और एक थी ऑब्जर्व्ड वैल्यू। जैसे मुझे पता है कि भाई जैसे मुझे पता है, सॉरी, कि इस ग्लास का जो वेट है वो 200 ग्राम है, लेकिन जब मैं इसको नोट करता हूं वहां पर, तो मे बी 190 ग्राम आता है या 210 ग्राम आता है। तो एरर तो है ना। तो जो डिफरेंस है किस किस के बीच में? ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बीच में। ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज नॉन एज एब्सोल्यूट एरर। आगे मैंने मॉड लगा दिया, बिकॉज एरर्स कभी नेगेटिव में नहीं होते, एरर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए बाहर मॉड लगा देते हैं। हाँ, फिर आपने कहा, कुछ सुना तो था लैब में कहीं कि नेगेटिव एरर है, उसको प्लस करना है। नेगेटिव लीस्ट काउंट एरर होता है जिसको ऐड किया जाता है रीडिंग में, वो मैं फिर कभी सिखाऊंगा। फिलहाल एरर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते, एरर्स आर ऑलवेज इन पॉजिटिव। एब्सोल्यूट एरर इज वेरी सिंपल। रिलेटिव एरर क्या होता है यार? इसी एब्सोल्यूट एरर को, मतलब ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास आ गया रिलेटिव एरर। बस इस रिलेटिव एरर को डिवाइड कर दीजिए किसके साथ? ट्रू वैल्यू के साथ। इस रिलेटिव एरर को डिवाइड कर दीजिए किसके साथ? ट्रू वैल्यू के साथ। ये जो हमारे पास आ गया, इसको कह देंगे रिलेटिव एरर। अच्छा, परसेंटेज एरर क्या है? ये जो ऊपर आपने रिलेटिव एरर निकाला, रिलेटिव एरर क्या निकाला? ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू, अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100, अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। मतलब अगर आप एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, रिलेटिव एरर आ जाएगा। रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज एरर आ जाएगा। मैं ये सिर्फ बेस बना रहा हूं, क्योंकि मैं करवाना तो कुछ और चाहता हूं, जिसका क्वेश्चन एक आने के पूरे पूरे चांसेस है, और वो मैं आपको ट्रिक से सिखा दूंगा आज। एक एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये एक स्टोन पड़ा है, मुझे पता है कि इसका जो एक्चुअल वेट है, ट्रू वैल्यू
एक्चुअल वेट है वो 2000 है, मान लो 2000 ग्राम का मेरे पास एक्चुअल वेट है इसका, लेकिन जब मैं रीडिंग लेता हूं तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आती है मे बी 1800 ग्राम। तो ये तीनों एरर हम निकालते हैं कितने कितने आएंगे। देखो एब्सोल्यूट एरर कितना आएगा भाई, 2000 और 1800 के बीच में जो डिफरेंस है यानी कि 200, वो एब्सोल्यूट एरर है। रिलेटिव एरर क्या आएगा, इसी 200 को डिवाइड कर देना है किसके साथ, 1800 के साथ, सॉरी ट्रू वैल्यू के साथ 2000 के साथ, यानी कि कितना आ जाएगा 1/10। अच्छा, इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 1/10 इंटू 100। 1/10 को अगर 100 से मल्टीप्लाई किया जाए ये तो 10% आ गया। वैसे तो वो यहीं से देख के पता चल रहा है कि 200 2000 का 10% होता है, तो परसेंटेज एरर कितना आ गया 10%। यहां तक कुछ नहीं समझ आया, फटाफट बताओ। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं आपके लास्ट ईयर एग्जाम से उठा के विद द हेल्प ऑफ ट्रिक, कैसे हम उसको करेंगे। यहां तक समझ आ गया, ये मैंने सिर्फ बेस बेस बताया है क्योंकि उस क्वेश्चन में यूज होगा। यहां तक समझ आ गया ना कैसे एरर्स को जस्ट हम डिनोट करते हैं। एरर्स को लिखने के 3 तरीके देख लिए, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज। समझ आ गया। कुछ भी डाउट हो साथ साथ पूछ लेना। हमें एग्जाम में ना एक क्वेश्चन आया था, हमें कहते हैं कोई एक्स क्वांटिटी है विच इज ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ सी। मतलब एक्स क्वांटिटी ए बी सी के ऊपर कुछ इस तरीके से डिपेंड करती है, और जब हम ए में एरर पता करते हैं तो वो आता है 2% का, जब हम बी में एरर पता करते हैं तो वो आता है 3% का, और जब हम सी में एरर पता करते हैं वो आता है 4% का। मतलब ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया है, और एक्स में कितने परसेंटेज एरर है वो आपको पता करना है। एक्स में कितने परसेंटेज एरर है वी नीड टू फाइंड आउट। तो मैं आपको जो ट्रिक करवाना चाहता हूं वो ध्यान से सुन लो। आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी है, सिर्फ मेरी 2 बातें, ऐसे एरर्स के सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। बात नंबर 1, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। एरर्स हमेशा ऐड होते हैं। आप 2 क्वांटिटीज को ऐड करेंगे तब भी एरर्स ऐड हो जाएंगे, आप 2 क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी एरर्स ऐड हो जाएंगे, डिवाइड करेंगे तब भी एरर्स ऐड हो जाएंगे। एरर्स आर ऑलवेज एडेड। और परसेंटेज एरर के क्वेश्चन में तो बहुत सिंपल हो जाता है। एरर्स को हमेशा ऐड करना है, ये पहली बात। दूसरी बात, उस टर्म की जो भी पावर है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। उस टर्म की जो भी आगे पावर है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें अगर परसेंटेज एरर निकालना है एक्स में, अगर परसेंटेज एरर निकालना है एक्स में, तो ए की पावर क्या है 2, तो 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन ए प्लस एरर्स आर ऑलवेज एडेड, बी की पावर क्या है 3, तो 3 टाइम परसेंटेज एरर इन बी। बहुत बढ़िया। सी की पावर कितनी है 1/2, अंडर रूट मतलब 1/2 ना, तो 1/2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन सी। जो पावर है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो गई और एरर्स को ऐड कर रहे हैं, जो पावर है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो रही है और हम एरर्स को ऐड करते जा रहे हैं। तो परसेंटेज एरर इन ए कितना था भाई, वो तो 2 था। बहुत बढ़िया। प्लस 3 टाइम परसेंटेज एरर इन बी कितना था भाई, वो तो 3 था। अच्छा जी। प्लस हाफ टाइम परसेंटेज एरर इन सी, सी में कितना था 4% था। अच्छा, तो 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 3 इंटू 3 कितना होता है 9, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 4 और 2 6 होते हैं, 9 और 6 15। तो करेक्ट आंसर क्या है 15%। 15% का एरर था एक्स, 15% का एरर था एक्स में। अगर ये भी ट्रिक समझ आ गई तो अब हम कोर्स डिटेल पे चलते हैं। ऐसे ही आपको कोई भी फार्मूला देके पूछ सकते हैं, वी और आई में परसेंटेज एरर देके रेजिस्टेंस में पूछ सकते हैं, आपको मास वेलोसिटी और रेडियस में देके फोर्स में पूछ सकते हैं, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में देके टाइम में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको रिलेशन पता है तो आप फटाफट से बता दोगे, और अगर रिलेशन नहीं पता तो हो सकता है क्वेश्चन में भी गिवन हो। इसमें कोई चीज नहीं समझ आई फटाफट पूछो, फटाफट पूछो, फटाफट पूछो, और अगर आई है तो लेट्स मूव। रशनप्रीत कहते हैं कि सेकंड लास्ट स्टेप को एक बार रिपीट कर दीजिए। रशनप्रीत ध्यान से देखो, ए बी सी की जो भी पावर्स हैं वो आगे आगे मल्टीप्लाई होती जा रही हैं। जैसे ए की पावर 2 थी तो 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन ए, बी की पावर 3 थी तो 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन बी, सी की पावर 1/2 है ना। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, किसी चीज जैसे सी की पावर अंडर रूट लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सी की पावर 1/2, तो 1/2 टाइम परसेंटेज एरर इन सी। जो पावर है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और करना हमेशा ऐड है। एरर्स आर ऑलवेज एडेड, एरर्स को हमेशा ऐड करते हैं, प्लस 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 आएगा। ठीक है, ये माइनस नहीं है, प्लस 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 आएगा।
तो 2 टाइम्स परसेंटेज एरर ने क्वेश्चन में दिया था 2%, लिख दिया 2। बी की पावर, बी का क्या था 3 टाइम्स, तो कितना दिया था 3% ही दिया था, तो 3 टाइम 3 सी की पावर अंडर रूट है, अंडर रूट मतलब 1/2, तो 1/2 टाइम्स, सी में एरर था 4%, तो 4, बस इसको सॉल्व कर लिया, ये 15% आ गया। जो पावर है वो आगे आके मल्टीप्लाई, और एरर्स को हमेशा ऐड करते हैं। जो पावर होती है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है, और एरर्स को हमेशा ऐड किया जाता है। एरर्स आर ऑलवेज एडेड, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, ये सिखा रहे हैं। Errors are always added. ठीक है या नहीं अभी भी? ओके, चलो ठीक है, 2 मिनट का समय बस, सिर्फ 2 मिनट का, फिर मैं आपको बताता हूँ आपके एग्जाम का सिलेबस क्या है, और उसके बाद बताता हूँ कि हमें उसको कवर कैसे करना है, क्योंकि सिलेबस तो बहुत सारा है। अगर हम चैप्टर बाय चैप्टर सारे चैप्टर्स को उसी सीक्वेंस में डिटेल में करने लग जाए, फिर तो हमारा चल गया काम, है ना, फिर तो हम कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक। तो हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, तो देखो भाई, आपको मुझे लगता है मैडम ने पोर्टल दिखाया दिखाया नहीं है ना, तभी आप पूछ रहे हो कि पोर्टल कहाँ से मिलेगा, पोर्टल कहाँ से मिलेगा। देखो हमने क्या किया, हमने ना आपके सिलेबस को शॉर्टलिस्ट कर लिया। हमने लास्ट ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज करके ये देखा कि कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आते हैं, और उन टॉपिक्स के नाम लिख लिए, इनकी वेटेज नोट कर ली। और जैसे फिजिकल वर्ड में ये कुछ 5-6 टॉपिक है जिनमें से क्वेश्चन आया है, यूनिट मेजरमेंट में ये कुछ 12-13 टॉपिक बन जाते हैं जिनमें से क्वेश्चन आए। तो हमने ये सारे सब्जेक्ट्स के पहले से ही शॉर्टलिस्ट करके रख लिए। तो इसका फायदा क्या हुआ, इससे हमें ये पता चल गया कि कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। तो डेली जब भी पढ़ाना होता है तो हम पहले से ही देख के चलते हैं कि कौन से चैप्टर में कौन सी चीज को करवाना है, ताकि हमें पता हो, हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस कर सकें जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारे हमने शॉर्टलिस्ट पहले से कर लिया। तो इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट हो गया कि हमें पता चल गया कि किन चीजों पे हमें ज्यादा टाइम देना है और किन चीजों पे हमें कम टाइम देना है। ग्रेट। तो डेली पढ़ाने से पहले हम इसको नोट करते हैं टीचर्स कि आपको किस, जो भी चैप्टर हम शुरू करवा रहे हैं, जो भी टॉपिक शुरू करवा रहे हैं, उसमें से कौन से टॉपिक्स को कवर करने की जरूरत है। तो हमें अब, क्योंकि 11 साल हो चुके हैं मुझे एक्चुअल में टीचिंग में, तो अब तक तो याद हो चुका है कि हाँ भाई, काइनेमेटिक्स शुरू करवाया इसके 8 टॉपिक है, सरफेस केमिस्ट्री शुरू करवाया इसके 6 टॉपिक है, वैसे ज्यादा है सरफेस केमिस्ट्री के, स्टेट्स ऑफ मैटर के 12-13 टॉपिक है। तो ये हमें विद एक्सपीरियंस अब पहले से ही पता है, और वो पता है कि वो कौन से टॉपिक है। तो उसी टॉपिक के अकॉर्डिंगली आपकी सारी की सारी जो स्टडी है वो रहती है। तो हम पढ़ाते ही उस वे में है कि जिन टॉपिक्स की इंपॉर्टेंट है, जिनकी वेटेज ज्यादा है, ऑटोमेटिकली वो चीजें पहले कवर अप हो जाए। और हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, हमने उसके अकॉर्डिंगली ये पोर्टल डिजाइन किया है। तो इसमें आपको हर चैप्टर के थ्योरी नोट्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जो स्पेशली डिजाइंड है आपके एग्जाम के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे जैसे फिजिकल वर्ड है, ठीक है, आप इसको खोलते हैं तो इसमें वो आपके जो क्या कहते हैं थ्योरी है वो देता है, ये ब्रीफ समरी है जिससे आप क्विकली रिवाइज कर सकते हो पूरे चैप्टर को। तो इसमें ये 5 टॉपिक हैं जैसे, तो हर एक टॉपिक के यहाँ पर जो थ्योरी है वो दी हुई है। जैसे मैं अभी आपको एरर्स करवा रहा था, तो एरर्स की ये थ्योरी है कि सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, लीस्ट काउंट एरर, एरर कैसे ट्रांसफर होते हैं। फिर इसी के प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। अब देखो कुछ चैप्टर्स के वेटेज ज्यादा है, कुछ चैप्टर्स की वेटेज कम है, और ये क्वेश्चंस वेटेज के अकॉर्डिंगली डिजाइन है। जैसे यूनिट डिमेंशन एरर की वेटेज थोड़ी सी कम है, तो इसके 50 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। काइनामेटिक्स की वेटेज इससे थोड़ी सी ज्यादा है, तो काइनामेटिक्स के क्वेश्चन देखें कितने हैं। काइनामेटिक्स के जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाता हूं तो ये मेरे पास आते हैं, कितने आते हैं, तो ये आते हैं देखो 100।
तो जिनकी हमें लगता है कि ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम आपको ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। जिसकी हमें लगता है कि प्रैक्टिस थोड़ी कम की जरूरत है, मतलब उसने से भी काम चल सकता है, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम दे रहे हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन हमारे हाथों से टाइप किया हुआ है, हैंड पिक्ड क्वेश्चन है। इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस वो हैं जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं, और उससे कुछ मिलते जुलते जो हमें लगता है कि आ सकते हैं श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, वो यहाँ पर हैंड पिक्ड डाले गए हैं। और एक मजे की बात यह है कि आप इस टेस्ट को, मतलब इस प्रैक्टिस क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप जितनी बार चाहें अटेम्प्ट कर सकते हैं, जितनी बार चाहें। जैसे अभी इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे सामने देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, खुल जा, अ बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन कवर इतना टाइम इतना डिस्टेंस, रेशियो पूछा है S1 S2। तो क्वेश्चन था S1 और S2 की रेशियो। मुझे नहीं पता क्या है, सॉल्व करना पड़ेगा, मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। तो ऐसे ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप यहाँ पर सिंगल सिंगल करके अटेम्प्ट कर लेंगे, और जब आपके 100 हो जाएंगे आप फिनिश अटेम्प्ट पे जाएंगे। वो पूछेगा कि आपने ये क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दिया, देना चाहोगे? हम कहते हैं कि नहीं, हमने बहुत पढ़ लिया आज, तो सबमिट ऑल एंड फिनिश। तो वो बताता है कि आपने एक ही क्वेश्चन किया था, वो भी गलत हुआ, तो नेगेटिव मार्किंग के साथ इसने बताया। और उसका करेक्ट आंसर क्या था? 4/9 था, हमने शायद कुछ और टिक किया था, हमने 7/11 सिलेक्ट किया था। अब वो 4/9 क्यों था, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, वो नीचे दी है, तो आप इससे सोल्यूशन से समझ सकते हैं कि क्यों गलत हुआ है। आपका न्यूमेरिकल क्या सही वे था इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। तो चलो आप सब क्वेश्चंस को देख लेंगे, ऐसे सब क्वेश्चन का सोल्यूशन चेक कर लेंगे, फिनिश रिव्यू पे जाएंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने जब ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट आपने कर लिए, तो आपको पता चल गया कि आपके कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जैसे काइनेमेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन सही जा रहे हैं। तो काइनेमेटिक इक्वेशंस को एक बार थ्योरी में जाके फिर से रिवाइज करो। पिछली बार आपका कुछ भी स्कोर रहा होगा, लाइक 50%, 60%, 70%, जितना भी रहा है, नेक्स्ट टाइम आके इसको फिर से रीअटेम्प्ट कीजिए। और इस बार जब आप रीअटेम्प्ट करेंगे तो देखो पहला क्वेश्चन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का आया, जो S1 S2 की रेशियो थी वो नहीं आया। तो हमने एक क्वेश्चंस का पूल बना के इसको दे दिया, ये उसमें से क्वेश्चन रैंडमली उठा के दे रहा है। तो क्वेश्चंस शफल होके आते हैं, इवन ऑप्शंस भी ऊपर नीचे शफल होके आते हैं। तो आप जब भी अटेम्प्ट करेंगे इन क्वेश्चंस को दोबारा दोबारा, आपको ऐसे लगेगा कि ये तो कोई नया क्वेश्चन है। तो आप जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि फर्स्ट का 8 सेकंड का भी, वो नहीं चलेगी। आप खुद से पढ़ के रिवाइज करके इसको प्रोग्रेस करोगे। और आपको इन पोर्टल के क्वेश्चंस के अलावा और कुछ खास करना ही नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी चाहो तो कर सकते हो, और कुछ नहीं करना। कोई बुक नहीं सॉल्व करनी, कोई नीट जेई या अदर एग्जाम्स की बुक को सॉल्व नहीं करना। मार्केट में आपके एग्जाम्स के लिए स्पेशली कोई डिजाइन बुक नहीं है। वो सिर्फ आपको अगर मार्केट में देखेंगे एमएनएस की, आपको हो सकता है कोई बुक मिल जाए, पतली सी बुक होगी 100-150 पेज की, 200 पेज की, और 200 पेज पढ़ के, मतलब 20-20, 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करके ईच सब्जेक्ट के, आप कितना अच्छा स्कोर कर लोगे? यू नीड मोर प्रैक्टिस। आपको काफी प्रैक्टिस की जरूरत है। हर चैप्टर के 100, 120 या 70-80 क्वेश्चंस की जरूरत है। तो उसी के अकॉर्डिंगली ये सारा प्लान बन रहा है। जनरली मैंने बुक्स में देखा है, एक जैसे एक बहुत फेमस बुक आती है, मैं नाम नहीं कोट करूंगा, वो हर एक चैप्टर के 100-100 क्वेश्चन दे रहे हैं। मतलब जिन चैप्टर्स की वेटेज ज्यादा है उनके भी 100-100 क्वेश्चन, जिनकी बहुत ज्यादा वेटेज है उनके भी 100-100 क्वेश्चन। ये क्या है भाई? बच्चा जिस चैप्टर की वेटेज ज्यादा है, यूनिट मेंशनर की वेटेज कम है सारी, अब बच्चा पहले चैप्टर ही लेके पूरा हफ्ता बैठा रहे, और उसको ज्यादा टाइम देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके क्वेश्चन कम आएंगे। जिसके ज्यादा आने वाले हैं उसके ज्यादा प्रैक्टिस करवाओ ना। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारा सारा ये प्लान रहेगा, ताकि आप उन टॉपिक्स की मैक्सिमम प्रैक्टिस कर पाए। हर मंडे आपका टेस्ट हुआ करेगा यहीं पर, और आप वो भी देख पाएंगे। अब मैं लास्ट आपको स्ट्रेटेजी बताता हूं कि कौन सी स्ट्रेटेजी हमारे स्टूडेंट्स फॉलो करके अब तक बहुत ट्रेमेंडस रिजल्ट जो है वो लेके आ चुके हैं। आपको जितने कॉलेजेस हमने देखे, मैक्सिमम कॉलेजेस में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पिछले कई सालों से जा रहे हैं। तो अब स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन होती रहती है, तो हमने पता किया है कि कौन से टॉपिक्स, कौन से, मतलब क्या कहते हैं, क्या क्रक्स रहा है कि क्यों, कौन से रीजंस की वजह से वो अच्छा जो स्कोर है वो कर पाए। और हम चाहते हैं कि वो आपके ऊपर भी हम इम्प्लीमेंट करें। तो 5 मेन स्टेप्स हैं वैसे तो देखा जाए, या 6 कह सकते हो। 6 मेन स्टेप्स हैं जिनको आप प्रॉपर फॉलो करके अच्छा रैंक ले सकते हो। उससे पहले ना मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको। देखो, आपका आजकल मान लो चाय पीने का मन है, ठीक है, आपने खुद चाय पीनी है, तो क्या करोगे? किचन में जाओगे, चाय बनाओगे, पी लोगे, बात खत्म। ठीक है, खुद की चाय बनानी है, बना लोगे, ग्रेट। अब मान लो आपके घर पे 100 गेस्ट आने वाले हैं, आपके घर पे 100 गेस्ट आने वाले हैं, तो अब आप खुद 100 लोगों के लिए चाय बनाओगे या पार्टी को होस्ट करेंगे? टी पार्टी हो रही है आपके घर पे,
तो आप होस्ट करेंगे, मेहमानों से मिलोगे, या खुद चाय बना के सर्व करोगे? ऑफ कोर्स आप खुद चाय बना के सर्व नहीं करोगे, आप किसी पर्सन को अपॉइंट करेंगे जो आपके बिहाफ पे चाय बनाएगा, और आप सिर्फ गेस्ट के साथ मीटिंग रखेंगे, उनको कहेंगे कि भाई आओ टी पार्टी करते हैं, अपना जो भी आपने मतलब किया है वो आप एंजॉय कर सकते हैं ना। आप जस्ट पार्टी को होस्ट करेंगे, खुद नहीं करेंगे। देखो, अगर एग्जाम में आपने पॉइंटों पे पास होना है तो बुक खोलो, जैसे जो पढ़ना है पढ़ी जाओ। लेकिन अगर आपने पहुंचना है टॉप रैंक तक तो आपको गाइडेंस की जरूरत होती है। आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम करनी है, किन चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना है, किन चैप्टर को ऊपर ऊपर देख के भी काम चल जाएगा। अब इंग्लिश और जीके का तो सिलेबस ही बहुत वास्ट है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कॉम्प्रिहेंशन आएगा कि नहीं आएगा, कि सिर्फ वोकैबुलरी आएगी, कि सिर्फ एंटोनियम सिनोनियम आएंगे, क्या आएगा क्या एग्जैक्टली। जीके में क्या कुछ आ सकता है? जीके में तो हिस्ट्री भी आ सकती है, ज्योग्राफी भी आ सकती है, पॉलिटिकल साइंस आ सकती है, इकोनॉमिक्स आ सकती है, करंट अफेयर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, क्या पढ़े। तो ये सब बातों के लिए एक्सपर्ट आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। अगर पॉइंटों के लिए ही पढ़ना हो तो कुछ भी पढ़ लो, लाइक कुछ भी खोल के पढ़ लो, गूगल पे सर्च करो, जीके जो दिखा पढ़ लिया। लेकिन क्या वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है? फिजिक्स के लिए आपने जो भी बुक आपने +1 2 में पढ़ी है वो खोल के पढ़ ली, वो तो बोर्ड्स के लिए थी। आपने नीट जेई की बुक पढ़ रहे हो नर्सिंग एग्जाम के लिए, नीट जेई की बुक, ये कैसे हो सकता है? स्टमक एक होता है तो हम हेडेक की मेडिसिन थोड़ी लेते हैं। तो नर्सिंग एग्जाम के लिए हम नीट और जेई के क्वेश्चन सॉल्व करके कैसे जाएंगे? दोनों एग्जाम की कंडक्टिंग अथॉरिटी अलग अलग है, सारा पॉइंट ही अलग अलग है, राइट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, देखो मैं आपको, अगर आपने नहीं भी ज्वाइन करना, मैं आपको स्टेप बता रहा हूं, कौन से स्टेप फॉलो करके आप ट्रेमेंडस रिजल्ट ले सकते हैं। स्टेप नंबर 1, आपको प्रॉपर थ्योरी नोट्स चाहिए। तो आप लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न का एनालिसिस करके, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके, टॉपिक्स को शॉर्टलिस्ट करके, इन डेप्थ एनालाइज करके स्टडी मटेरियल या नोट्स बना सकते हैं। आपको वेटेज वाइज चैप्टर को ब्रेक डाउन करना होगा कि किन चैप्टर्स को आपको ज्यादा ध्यान देना है, किन चैप्टर्स को आपको कम ध्यान देना है। अब बहुत सारे टॉपिक अननेसेसरी हैं जिनमें से क्वेश्चन आने के कम चांसेस होते हैं, क्या उन पे भी ध्यान देते रहोगे? जैसे सेंटर ऑफ मास का बहुत कम क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, क्या उसको भी इन डेप्थ जाते रहे? पॉलीमर्स के टॉपिक के नाम बोलने वाला था, सिर्फ यो 3-4 टॉपिक है, सिर्फ वही करने हैं कि मैकेनिज्म वगैरह पे भी बहुत डिटेल में जाते रहे? तो एक्स्ट्रा टॉपिक्स को निकालना पड़ेगा। और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जो आ सकते हैं एग्जाम में और एनसीईआरटी में कवर नहीं होती, वो भी कवर करने पड़ेंगे। और लेंथी क्वेश्चंस को सॉल्व ओरिजिनल तरीके से करोगे, अब एनर्जी लेवल डायग्राम बना के बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, फिर तो चल गया काम। आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी चाहिए होंगी। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा, एग्जाम लेवल के क्वेश्चन चाहिए जो स्पेशली डिजाइंड हो आपके एग्जाम के लिए, किसी और एग्जाम के लिए नहीं। एंट्रेंस साल में एक बार होता है, रैंक पीछे आ गया, स्कोर अच्छा ना आया, पूरा साल वेट करना पड़ सकता होता है। फिर बच्चे एनुअल कोर्सेज ज्वाइन पे करते हैं, पहले ही समझना पड़ता है। वेटेज वाइज आपको प्रैक्टिस करनी है, लाइक जिन चैप्टर्स की वेटेज ज्यादा है उनकी प्रैक्टिस ज्यादा, जिनकी वेटेज कम है उसकी प्रैक्टिस कम करो। अब यूनिट डायमेंशन एरर पे ही पूरा हफ्ता लगे रहोगे, वो चीज नहीं ना चाहिए। उनके डिटेल्ड सोल्यूशन चाहिए। फिर शफल्ड क्वेश्चंस की रिपीटेड प्रैक्टिस करो। बुक में प्रॉब्लम ये होती है कि पहले का या दूसरे का भी वो याद होना शुरू हो जाता है जब एक बार अटेम्प्ट किया हो, तो क्वेश्चंस शफल करके आने चाहिए। लास्ट ईयर क्वेश्चंस उसमें कवर होने चाहिए। फिर पीरियोडिकली टेस्ट, आपको पीरियोडिक टेस्ट देने की जरूरत है। हम वीक में हर हफ्ते एक टेस्ट लेते हैं हर सब्जेक्ट का, एग्जाम लेवल का एक्सपीरियंस आपको मिले, यूनिट टेस्ट आपके लिए जाए, फिर लास्ट में फुल सिलेबस के टेस्ट हों और सारे के सारे लेटेस्ट एग्जाम पे बेस्ड हों और ऑन स्पॉट डाउट क्लियरेंस हो। जैसे टेस्ट पे आप सबमिट पे क्लिक करते हो आपको डिटेल सोल्यूशन देखने को मिलते हैं। फिर लास्ट मॉक टेस्ट पेपर आपको मिले और ये स्पेशली आपके एग्जाम के लेवल पे हो, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कवर किए जाएं। हम खुद यहाँ पर कुछ मॉक टेस्ट पेपर्स को लाइव क्लास में सॉल्व करवाते हैं, कुछ मॉक टेस्ट पेपर्स आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं, आपको ओएमआर शीट देते हैं ताकि आप गलत फिल ना करें, क्योंकि कुछ एग्जाम अगर पेन पेपर बेस है तो बच्चे कई बार गलत, हालांकि सीबीटी रहते हैं आपके, लेकिन फिर भी कई बच्चों को ये गलती हो सकती होती है। फिर मॉक टेस्ट का एनालिसिस, आपके सामने पेपर सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो आप खुद बताओगे कि भाई इस पेपर में ऑर्गेनिक ज्यादा आई है, इस पेपर में मैकेनिक्स के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, खुद एनालाइज कर पाओ। फिर लास्ट में हम फाइनल रिवीजन करते हैं। एग्जॉस्टिव रिवीजन होती है, क्विक रिवीजन होती है, शॉर्ट नोट से रिवाइज किया जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन जो आने के पक्का चांसेस है वो कवर किए जाते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस लगभग फिक्स हैं जिसमें से आने के चांसेस होते हैं। एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है, ये बहुत बच्चे गलत अटेम्प्ट करते हैं, ट्रस्ट। स्कोरिंग टॉपिक्स को क्विकली बार बार रिवाइज किया जाता है। और इन 5 पिलर्स को कवर करने के लिए 6वां हमने
बेस बनाया था कि रेगुलर मॉनिटरिंग, ईच स्टूडेंट का टेस्ट हम हर मंडे खुद देखते हैं कि किसका स्कोर ज्यादा कम हो रहा है तो उसको फोन या मैसेज पे खुद गाइड करते हैं। आपको हर टेस्ट की बेसिकली फीडबैक मिलेगी, सीनियर सुपरविजन हम दोनों टीचर्स चेक करते रहते हैं। कोई मोटिवेशन की जरूरत लगती है हमें तो हमको मोटिवेट करते हैं। और आप अपना खुद भी यहाँ पर पोर्टल पे जाके स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं कि किस चैप्टर में आपका कितना कितना स्कोर है, और मल्टीपल टाइम चेक कर सकते हैं। लाइक एक चैप्टर के क्वेश्चन आपने पहली बार अटेम्प्ट किए तो कितना स्कोर आया था, दूसरी बार किए थे तो कितना आया था, तीसरी बार किए थे तो कितना आया था। तो ये सारा काम 100 बंदों की चाय बनाने वाला है। तो ये काम हमने किया कराया पहले से रख दिया आपके सामने। तो बनी बनाई सब्जी आप खिचड़ी आपको सर्व कर, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको सिर्फ सर्व करना है, 100 गेस्ट को एंटरटेन करना है। मतलब आपको ये सारा कुछ मिलेगा, आपको प्रैक्टिस करनी है। ये थ्योरी नोट्स ऑलरेडी आपका जो मेहनत का काम था हमने किया कराया, अवेलेबल करवाया, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए, पीरियोडिक टेस्ट, मॉक टेस्ट। अच्छा मॉक टेस्ट ना, पिछले साल मैंने 5 मॉक टेस्ट पेपर्स का प्रॉमिस किया था, पेपर आपका बहुत लेट आए तो हमने लगभग 14-15 मॉक टेस्ट पेपर्स, आई थिंक मोर देन 15 मॉक टेस्ट पेपर शायद सॉल्व कर लिए थे। तो इस बार भी अराउंड 8 मॉक टेस्ट पेपर्स का तो मैं पहले से प्रॉमिस करके चल रहा हूँ कि मिनिमम 8 होंगे, इससे ज्यादा हो सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम आउट डिलीवर करते हैं, जितना प्रॉमिस करेंगे उससे ज्यादा। 100 क्वेश्चंस कहूंगा तो 120 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हर एक चीज में थोड़ा थोड़ा हम आउट डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम मिनिमम 3 आवर्स की क्लास आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेस रहने वाली हैं। एग्जाम जब पास आने वाला होगा या हमें लगेगा कि सिलेबस पूरा नहीं हो रहा, हम संडे मंडे पता नहीं कौन कौन से डे में एक्स्ट्रा क्लासेस रख सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम कवर करने वाले हैं। ये आपका कोर्स का स्ट्रक्चर रहेगा अगर आप हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ नहीं भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी चीजों के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो यू कैन स्कोर रियली वेल। देखो सिर्फ ना एक्चुअल में अकेला 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 टीचर्स की के साथ आप अच्छा रैंक, अगर आपके पास अकेले अच्छे टीचर्स हैं तो भी आप अच्छा रैंक नहीं ले सकते। अगर आपको पेरेंट्स अच्छे से गाइड कर रहे हैं, सिर्फ अकेले पेरेंट्स अच्छे से गाइड कर रहे हैं और आपके पास कुछ नहीं है तो भी आप अच्छा रैंक शायद ना, टॉपर ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि टॉपर बनने के लिए अकेले टीचर्स की गाइडेंस इनफ नहीं है, अकेले पेरेंट्स की गाइडेंस इनफ नहीं है, अकेले स्टडी मटेरियल की प्रैक्टिस इनफ नहीं है, अकेला हार्डवर्क इनफ नहीं है, अकेला लक इनफ नहीं है। ये पांचों चीजें आपको थोड़े थोड़े प्रपोर्शन में चाहिए। इन पांचों चीजों में से अगर कोई 4 चीजों का कोई आपके पास रेशो कम भी हुआ, हार्डवर्क का रेशो बढ़ा के आप वहां पर पहुंच सकते हैं। तो रास्ता आपको चल के जाना है। आपके रास्ते में जो जो रुकावटें आ सकती हैं हमने नोटिस की हैं, और उसके सॉल्यूशंस हम आपको डिलीवर करते हैं कि हाँ आपके रास्ते में ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। क्योंकि इतने एक्सपीरियंस के साथ हमें ये सारी चीजों के बारे में पता चला है। अब जैसे मान लो लेट से किसी स्टूडेंट ने आप में से पीपीएमएटी एग्जाम लेट से दिया है, ठीक है। अब पीपीएमएटी एग्जाम के बेसिस पे आपको एक रैंक अलॉट होता है, और स्टूडेंट को नहीं पता होता कि उस रैंक के बेसिस पे आपको कौन से कॉलेजेस में सीट मिल सकती है। तो स्टूडेंट के मार्क्स है मान लीजिए इतने, उसको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार मेरे मार्क्स इतने अच्छे, उसको लगता है कि यार इतने अच्छे मार्क्स नहीं है, ऐसे वाले कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगी, इस लेवल के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी, तो वो ऐसे वाले कॉलेजेस में अप्लाई करता रहता है, हालांकि उसको इस लेवल के कॉलेज में आसानी से मिल सकती है। तो ये हमारा काम है गाइड करना। कई बार स्टूडेंट के स्कोर होते हैं इतने और वो ये वाले कॉलेजेस में अप्लाई करता रहता है, उसको पता है इसमें, हमें पता है कि इसमें नहीं मिलेगी, भाई इसमें ना कर, तो इसके बराबरी वाले में कर, तुझे आसानी से मिल जाए। क्योंकि काउंसलिंग ऐसे निकल जाती है, आपको अप्लाई करना होता है कि मैं इस कॉलेज में जाना चाहता हूँ, उस कॉलेज में आपका नंबर आया ठीक, नहीं तो नहीं। आप चॉइसेस फिल करते हैं कि मैं ये में जाना चाहता हूँ, उसमें आया तो ठीक, नहीं तो नहीं। ऐसा नहीं होता कि भाई जिस कॉलेज में मिलती है दे दो, आपको चॉइसेस फिल करनी होती हैं। तो ये 6 कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर बहुत डिमांड रहती है, टॉप 200-300 रैंक के बच्चे, सारा कंपटीशन इधर ही होता है। इसके बाद कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है लेकिन स्टिल रहता है, क्योंकि हर एक कॉलेजेस में, ये बाकी कॉलेजेस हैं, हर एक कॉलेजेस में कुछ कुछ सीट्स हैं। जैसे ये आदर्श कॉलेज में लाइक 60 सीट्स हैं, जिसमें 30 सीट्स गवर्नमेंट कोटा है और 30 सीट्स मैनेजमेंट कोटा है। जो गवर्नमेंट कोटा होता है उसकी फीस थोड़ी अफोर्डेबल होती है, मैनेजमेंट कोटा की फीस थोड़ी हाई होती है, और वो कॉलेजेस खुद चार्ज करते हैं, तो जनरली काफी हाई रह सकती है डिपेंडिंग ऑन कॉलेज टू कॉलेज। ठीक है, तो हर एक कॉलेज का अलग अलग यहाँ पर पैटर्न है, अलग अलग सीट्स हैं। कुछ इनमें कॉलेजेस भी काफी अच्छे हैं, कुछ कॉलेजेस जो हैं वो ठीक ठाक हैं। तो ये टोटल 97 कॉलेजेस ये हो गए, और शुरू में मैंने आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस दिखाए तो 6 कॉलेजेस ये हो गए, तो मोर देन 100 कॉलेजेस हो गए। अब आपको इन 100 कॉलेजेस में तो एडमिशन नहीं लेनी, किसमें लेनी चाहिए? तो ये सारी बातों का आंसर जो है वो हम आपको आपके एग्जाम के बाद देते हैं, कि आपके एग्जाम के बाद आपको कौन से कॉलेज में मिल सकती है या कौन से कॉलेज में लेने की जरूरत है। जैसे डीएमसी लुधियाना में टोटल 100 सीट्स हैं, जिसमें 50 सीट्स यूनिवर्सिटी कोटा की हैं, यानी कि वो गवर्नमेंट
यूनिवर्सिटी कोटा की सीट्स हैं और 50 प्राइवेट है मैनेजमेंट कोटा। तो ये जो 50 गवर्नमेंट कोटा की सीट है, कंपटीशन मेनली इनमें है क्योंकि फीस का बहुत डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो ऐसे कई प्राइवेट कॉलेजेस भी अच्छे हैं, डीएमसी काफी अच्छा माना जाता है, इनकी प्लेसमेंट्स और थोड़ी रिकॉर्ड हिस्ट्री, नाम काफी है। तो आपके रैंक के अकॉर्डिंगली और आपके नीड के अकॉर्डिंगली इनमें से कौन से कॉलेज में मिल सकती है और मोर इंपॉर्टेंटली आपको कौन से कॉलेज में लेनी चाहिए, ये हम आपको गाइड करते हैं। अब इसके अलावा ये तो पीपीएमईटी की बात हुई। पीपीएमईटी का खैर अभी फॉर्म भी नहीं आई, पता नहीं कब होगा, हो सकता है अगस्त एंड में जाए, वैसे मोस्ट लाइकली ये सितंबर में होने की चांसेस है, क्योंकि अगस्त में होना होता तो जून में फॉर्म आ जाने चाहिए थे, जून स्टार्टिंग में, क्योंकि जून स्टार्टिंग फॉर्म फिलिंग के लिए दे देते, जुलाई में एडमिट कार्ड वगैरह इशू हो जाते और अगस्त में एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट हो जाते। तो थोड़ा डिलेड चल रहा है, बाकी गॉड नोस क्या लिखा है, कभी भी हो सकता है। ओके, और नेक्स्ट पीजीआईएम ईयर वो आपका फिलहाल आया हुआ है जुलाई लास्ट वीक, ठीक है। ओके, आई थिंक लगभग सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हो चुके हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपके पास मेरा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। मुझे आपको पढ़ा के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आज आए हैं, आप लोगों ने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे और साथ साथ में रिस्पॉन्स भी दिया कि हाँ समझ आ गया, ये चीज रिपीट कीजिए, ये चीजें बहुत अच्छी लगी। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई होप आपको भी पढ़ के कुछ ना कुछ अच्छा लगा हो, कुछ ना कुछ चाहे छोटा मोटा कुछ ना कुछ सीख के गए हो इस वेबिनार से, तो भी आपके ये 2.5 घंटे हो चुके हैं, 2.5 घंटे वॉर्थी हैं। एनीवे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। माय नेम इज सनी। मिलते हैं बड़ी जल्दी नेक्स्ट किसी क्लास में। थैंक यू, गुड इवनिंग एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर। बाय बाय।